फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल सफर। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट भी लाइक, क्या सर स्वागत नहीं करोगे हमारा? जरूर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सो हे गाइस, दिस साइड सीएमए आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। और दोस्तों, आज से जबरदस्त मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग हमारा प्रैक्टिकल सफर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का वो सफर जहां का हर पड़ाव आपको कुछ ना कुछ मार्क्स गेन करा करके जाएगा। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं एक चैप्टर जो कि हमारी बुक में है, चैप्टर नंबर 15, टारगेट कॉस्टिंग उसका नाम है। मैंने इस चैप्टर को इसलिए किया क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम देखा एंड टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर हम लोगों ने टोयोटा का एग्जाम्पल देखा। तो कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द ये चैप्टर बेहद आसान सा चैप्टर है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और सिलेबस 2022 की बात करूं तो सिलेबस 2022 के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 बी इंस्टीट्यूट लगातार पूछ रहा है। हर एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में लाइफ साइकिल पूछता है, तो दूसरे अटेम्प्ट में टारगेट कॉस्टिंग पूछ डालता है। तो भाई साहब, विदाउट सवाल समय खराब करे, मैं सीएमए आशुतोष लाटा लेकर के आ चुका हूं आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 टारगेट कॉस्टिंग के सफर पर। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग किस तरीके से क्या कुछ देखने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा लास्ट एग्जाम्पल में, या मैं यूं कहूं लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था टोयोटा ग्लांजा का। याद होगा क्या होगा ना, जब मैं एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूं ना तो आपको पूरी स्टोरी याद आ जाती है। याद होगा मैंने कहा था एक ग्लांजा करके एक गाड़ी है जो कि बलेनो की कॉपी है, जिसके लिए कस्टमर 10 लाख रुपीस देने को तैयार है। दैट मीन्स उसकी टारगेट सेलिंग प्राइस जो है वो थी 10 लाख, जिस पर टोयोटा कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहती थी। इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये कार 9 लाख रुपीस मैक्सिमम अमाउंट होगा जिसके अंदर हमको रेडी करके देना है। पूरा चैप्टर बस इसी चीज के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब इसको लेकिन बिना स्टोरी बिना एग्जाम्पल के नहीं समझाऊंगा तो आप लोग के साथ गुस्ताखी माफ वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा ना। तो आइए दोस्तों, बात है लॉन्ग बैक 1930s 40s के आसपास की। भाई साहब, लगभग 100 साल पुरानी बात। तो दोस्तों, बात उस समय की है, उस समय की। तो क्या होता था कि बेसिकली हमारे मतलब हम लोग तो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, हमको तो अंग्रेज चूस रहे थे। तो यहां पर क्या था, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज और जापान के अंदर बड़ा खतरनाक वाला क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो 1950-60s के आसपास आई थी। उससे पहले सिचुएशन क्या थी, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो फॉलो होता था उसमें क्या होता था कि पहले प्रोडक्ट की डिजाइन रेडी होती थी कि हाँ भैया हम लोग ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। फिर उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाता था, फिर उससे उसको बनाने में जितनी कॉस्ट लगती थी वो कैलकुलेट किया जाता था। फिर उस कैलकुलेटेड कॉस्ट में हम लोग हमारा प्रॉफिट जोड़ करके सेलिंग प्राइस डिसाइड किया करते थे। मतलब स्टेप नंबर 1 क्या हुई, स्टेप नंबर 1 हुई कि डिजाइन रेडी हुई, डिजाइन के बाद में उसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद में उसकी कॉस्ट कैलकुलेट हुई, कॉस्ट में हमने हमारा एक एंटिसिपेटेड हमने हमारा प्रॉफिट लिया और उस प्रॉफिट में ऐड किया कॉस्ट, तो आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ था करता था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन हुआ क्यों, हर एक व्यक्ति की या मैं यूं कहूं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की लगने वाली जो कॉस्ट है वो सेम नहीं आ सकती, क्योंकि कोई बल्क में परचेज कर रहा है तो कोई कम क्वांटिटी में परचेज कर रहा है। किसी की लेबर एफिशिएंटली काम कर रही है तो किसी की लेबर कम एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट आ सकती है। अब कॉस्ट डिफरेंट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी सपोज से आज अगर मैं मेरी बात करता हूं, मैं मेरी बुक की कॉस्ट आ रही है 500 की, एक कॉम्पिटिटर है उनकी बुक की प्राइस कॉस्ट आ रही है 400 की। मैं 500 से नीचे नहीं बेच सकता, बट मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो 450 में आसानी के साथ बेच सकता है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आई होप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो सेम सिनेरियो में अब ऐसी सिचुएशंस में क्या हो रहा कि भैया आप सरवाइव ही नहीं कर सकते जबकि आपका कॉम्पिटिटर प्रॉफिट लेकर के जा रहा है। तो इस सिचुएशन से पार लगने के लिए क्या हुआ,
धीरे धीरे 1960s की ओर ये जमाना बढ़ा और जापानीज कंपनीज जो हैं उनको वेस्टर्न कंट्री से भयंकर कंपटीशन देखने को मिल रहा। उस समय पर उन्होंने क्या किया कि यार इस तरीके से तो हमारा सर्वाइवल हो जाएगा टफ। अब इस तरीके से हमारा सर्वाइवल टफ हो जाएगा तो उन्होंने ट्रेडिशनल से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट किया। सर इतना जल्दी शिफ्ट मार लिया? जी हाँ दोस्तों, वी आर तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी जनरेशन ना, मतलब इधर से कॉपी उधर से पेस्ट। तो वहां पर लॉन्ग बैक, दैट मींस समवेयर 1970s 80s की मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पर एक आप लोगों के लिए एक कॉस्ट इजाद हुई जिसका नाम है टारगेट कॉस्ट। ये पॉइंट क्या होता है, क्योंकि यहां पर आपको जब एनालाइज किया गया मार्केट तो पता चला कि मार्केट में बड़ा कंपटीशन है और कंपटीशन के केस में आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस आप लोग चार्ज नहीं कर सकते। आज एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज से दो टीचर हैं, टीचर ए और टीचर बी। दोनों टीचर सेम क्वालिटी से पढ़ाते हैं। एक टीचर हैं जो कि 5000 में पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर हैं जो 8000 में पढ़ाते हैं। दोनों की क्वालिटी सेम है, स्टूडेंट किसको प्रेफर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, टीचर ए को। तो ऐसे केस में टीचर बी का जो रेवेन्यू है वो तो गिरता चला जाएगा। तो ऐसे केस में अगर क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, आइदर या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा या कॉस्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो कॉस्ट के अंदर बात करें यहां पर, तो ए जिस चीज को 5000 में प्रोवाइड कर रहा है, बी उसी चीज के 8000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर भैया आपके लिए सेम अमाउंट पे चार्ज करना आपके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो यहां पर आपको पता चल गया, टीचर बी जो है उनको पता चल गया कि भैया स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम 5000 रुपए देगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट 5000 रुपए में दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आज अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आप सेलिंग प्राइस जो है ना वो आप डिसाइड नहीं करते। पहले क्या होता था कि पहले होता था आप लोगों के लिए सेलर मार्केट। सेलर मार्केट का मतलब हो गया जो सेल कर रहा है उसी का मार्केट है, वो डिसाइड करता था। मतलब कि उन्होंने कहा कि साहब हमारे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में 2000 रुपए लग रहे हैं और 500 रुपया हमारा प्रॉफिट ले रहे हैं, 2500 रुपीज हमारी सेलिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि पहले आप लोग के कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन नहीं था तो जो आपने प्राइस रख दी वही प्राइस है, जो आपने प्राइस रख दी वही प्राइस है। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो प्रोडक्ट आप 2500 में बेचना चाह रहे हो उसी प्रोडक्ट के बेचने के लिए 4 सप्लायर मार्केट में अवेलेबल है, सप्लायर ए, बी, सी और डी। इसका मतलब ये हो गया कि 4 सप्लायर अवेलेबल हैं, तो जो बाहर कस्टमर है उस कस्टमर को परचेज करने के लिए 4 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो 4 अवेलेबल ऑप्शंस उसके पास हैं, तो इसका मतलब सेलर विल नेवर डिसाइड नाउ। तो सेलर डिसाइड नहीं करेगा, अब डिसाइड करेंगे अपन लोग। अब अपन डिसाइड करेंगे कि भैया हम क्या देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तो 200 रुपए देगा इस 2500 का माल का, ऐसा वाला नहीं कि भैया अपन तो 2500 का 200 देगा, वो नहीं हो पाएगा। वो सामने वाला ना एक चाटा लगा के रवाना कर देंगे, चारों के चारों मिलकर चाटा लगा देंगे। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, आपकी बेसिकली आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी एक डेडिकेटेड टीम होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल्स टीम। ये सेल्स टीम क्या करती है, मार्केट सर्वे करती है। मार्केट सर्वे करने से उनको पता चलता है कि पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर है वो कितना अमाउंट रेडी है पे करने के लिए। लेट्स कनेक्ट विद द एग्जांपल ऑफ नैनो लखटकिया। आपको याद है, वो याद है ना, वो मोटरसाइकिल पर मजबूत आदमी जिनके छोटे 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 4 बच्चे ही थे और 5वां अबाउट टू लॉन्च सून वाला था, या 3 बच्चे थे, 1 लॉन्च होने वाला था। तो वो जो मजबूत इंसान है, उस तरीके के मजबूत इंसानों के लिए लीजेंडरी रतन टाटा सर ने अनाउंसमेंट किया था कि मैं लखटकिया बनाऊंगा। अब आपको पता है उनको देख करके उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया, और इतने बड़े शख्स ने अनाउंसमेंट किया है तो उनके वर्ड्स की क्या वैल्यू है वो तो हम सब लोग जानते ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब भैया 1 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस कर दिया। और ये 1 लाख रुपए कैसे अनाउंस किया, उन्होंने उसी तरीके के आदमियों के लिए क्या किया था। जैसे ही रतन टाटा सर ने उस मोटरसाइकिल पर बैठे हुए उस परिवार को देखा तो उनके मन के अंदर आया कि यार मुझे इन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो क्या हुआ, शाम को 7 बजे की बात थी। शाम को 7 बजे मरीन ड्राइव पर उन्होंने मोटरसाइकिल पर वो 5 लोग देखी। उनको लगा कि नहीं यार
ऐसे पार नहीं पड़ेगी। उन्होंने नेक्स्ट डे कहा कि एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ। क्या बुलाओ दोस्तों? एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ, और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर जितने भी क्रॉस फंक्शन टीम्स हैं, अब ये देखो टेक्निकल शब्द आ रहा है, लेकिन ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्रॉस फंक्शनल टीम के सबके मैनेजर्स को या सबके हेड को बुलाओ। क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब होता है दोस्तों, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हैं उन सब फंक्शंस की टीम। जैसे कि आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट भी है, आपके में इंजीनियर डिपार्टमेंट भी है, आपके यहां पर डिजाइन वाला बंदा भी है, प्रोडक्शन वाला भी है, और सर्विस एंड मेंटेनेंस वाला भी है। तो ऐसे करके एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं। दैट मींस बहुत सारे फंक्शंस आपके यहां पर होते हैं। तो उन सब के क्या हुआ, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में बोला कि आ जाओ भैया, सारे के सारे आ जाओ, एक ही जगह बैठेंगे और मैं आपको, मेरे माइंड में चल रहा एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, और उस पर आप सभी लोगों की राय लेना चाहूंगा। क्यों सब लोगों की राय क्यों लेना चाहूंगा? क्योंकि सेल्स वाला बोलेगा कि मैं कितनी सेल जनरेट कर सकता हूं, इंजीनियर डिपार्टमेंट बोलेगा मैं इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकता हूं, प्रोडक्शन वाला उसका प्रोडक्शन प्रोसेस करेगा, और सर्विस एंड मेंटेनेंस वाला बताएगा कि भैया आफ्टर सेल किस तरीके के खर्चे हमारे लिए आने वाले हैं। तो इसलिए हमारे पास हर एक टीम के हेड की जरूरत है, ताकि वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स या वो अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता सके कि साहब हम लोग आपको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, टाटा सर हम लोग आपको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। डन। तो अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम जो इन्होंने असाइन किया वो असाइन किया सेल्स हेड को, या मैं यूं कहूं सेल्स मैनेजर। सेल्स का जो मैनेजर है उसको कहा कि आप सबसे पहला क्या करो, मार्केट सर्वे करके आओ, और मार्केट सर्वे करके आओ और ये बताइए कि मार्केट के अंदर अपने को, मेरे माइंड में एक ऐसी बहुत मोस्ट इकोनॉमिक रेंज में कार लॉन्च करने का प्लान है, अब उसको किस रेंज में लॉन्च करना है ये मुझे पता करना है। तो आप चेकआउट करके आओ, सबसे पहले स्टार्ट करो उस मजबूत आदमी से जो मुझे कल मरीन ड्राइव पे मिला था। अब उन्होंने सबसे पहले उसी व्यक्ति के पास जाते हैं, सेल्स मैनेजर अपनी पूरी टीम लेकर के पहुंचते हैं उसके पास, और उनसे पूछते हैं साहब आपका इतना छोटा सा परिवार है, आप इनको मोटरसाइकिल पर क्यों, कार में क्यों नहीं ले जाते? तो उन्होंने कहा साहब मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक चीज बताओ, आपके पास मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल आपकी 80,000 रुपीज की है, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको बहुत सस्ते दामों में कार दे सकता हूं, मैं आपको बहुत सस्ते दामों में कार दे सकता हूं, तो आप मुझे कितना रुपया तक दे सकते हो, कितना रुपए तक दे सकते हो? तो वो कहेगा कि साहब मैं देखो 80,000 की मेरी बाइक आती है, मैं आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक दे सकता हूं। कितना दे सकता हूं? 1 लाख। ऐसे इन्होंने एन नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ डिस्कशन किया, और डिस्कशन का लेवल जो निकल के आया वो निकल के आया कि ऑन एन एवरेज सभी व्यक्ति जो कभी कार अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका कहना है कि हम 1 लाख रुपए में अगर कार आ जाएगी तो हम लोग अफोर्ड कर जाएंगे। तो ऐसे केस में उन्होंने कहा कि हम लोग अफोर्ड कर लेंगे, 1 लाख रुपए में आएगी तो फिर वापस से मीटिंग होती है, और मीटिंग में आकर के बोला गया सेल्स मैनेजर द्वारा कि रतन सर, टाटा सर, हमने पता किया कि सभी लोग 1 लाख रुपीस तक देने को रेडी हैं, इसका मतलब क्या उससे ज्यादा दे सकते हैं? नहीं सर, मना कर दिया सर। कहते हैं कि 1 लाख से अगर आप 1 लाख 1,000 भी लोगे ना तो हम नहीं लेंगे। तो भाई साहब इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस इकोनॉमिक रेंज के अंदर जो आइटम हम लोग बनाने जा रहे हैं या जिसका हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा में मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मार्केट इससे ऊपर की प्राइस को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि किस औकात के लेवल के लोगों को यहाँ पर कैप्चर करना है, किस तबके के इंसानों को यहाँ पर कैप्चर करना है। ऑब्वियस सी बात है, मर्सिडीज वाला नैनो नहीं ले रहा है, यहाँ नैनो कौन ले रहा है? जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला है, जो कि मोटरसाइकिल पर है, और उनको चाहिए कि मैं अपग्रेड कर लूं थोड़ा सा अपने आप को, और अपग्रेड करने के लिए उन्होंने कहा कि हम 20,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन इससे 1 भी रुपया ऊपर नहीं देंगे। अब 1 भी रुपया इससे ऊपर नहीं देंगे तो भाई साहब उन्होंने हैंड टू हैंड क्या किया, सेल्स वाले ने अपना काम कर लिया, रतन सर ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दैट मींस डिजाइन डिपार्टमेंट से पूछा कि यार आप मुझे बताओ कि इसमें आप डिजाइन कर पाओगे क्या लाख रुपए के हिसाब से? तो कहा सर लाख रुपए का हिसाब से मत बताओ, आप मुझे ये बताओ हमारी टाटा ग्रुप को, जो टाटा मोटर व्हीकल्स है, उसको कितने रुपए का प्रॉफिट रखना है।
तो उन्होंने कहा देखो ये मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से नया प्रोजेक्ट ला रहा हूं, मुझे पैसे नहीं दुआ चाहिए, तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखूंगा, मुझे केवल और केवल 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी मिल जाएगा तो भी मैं रेडी हूं। इसका मतलब 1,00,000 रुपए में से 5,000 रुपए का तो टाटा ग्रुप को कितने का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब टाटा ग्रुप मैक्सिमम 95,000 रुपीज का खर्चा अफोर्ड कर सकता है। यस और नो? मतलब कि 1,00,000 रुपए सामने वाला कस्टमर देने को रेडी है और उसमें से 5,000 रुपए हमको बचाना है। तो अगर वो 1,00,000 हमें देगा जिसमें से 5,000 हमें बचाना है, इसका मतलब हम 95,000 रुपीज तक खर्च कर सकते हैं। तो 95,000 रुपीज तक हम खर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो 95,000 है दोस्तों, इसी को बोला जाता है टारगेट कॉस्ट। इसी को क्या बोला जाता है? टारगेट कॉस्ट बोला जाता है। अब टारगेट कॉस्ट तो बोला जाता है, लेकिन क्या इसमें बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये पूछने की वाली बात है। तो इन्होंने कहा इंजीनियर डिपार्टमेंट को, इंजीनियर डिपार्टमेंट साहब आप डिजाइन रेडी करो। तो अगेन ये सर्वे पर निकल गए, अगेन ये सर्वे पर निकले और इन्होंने उन सभी व्यक्तियों से पूछा यार आपकी एक बेसिक डिमांड बताना। ऐसे मत बोलने लग जाना कि सर इसमें एयर बैग लगा के दे दो, या इसमें सोनी के म्यूजिक सिस्टम लगा के दे दो भयंकर वाले, या वेंटिलेटेड सीट दे दो, सनरूफ दे दो, ऐसे मत बोलने लग जाना। एक आपको पता है कि किस रेंज की हम लोग कार लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, उसी रेंज के हिसाब से आप अपनी ख्वाहिशें रखना। तो उस हिसाब से आप अपनी ख्वाहिशें रखना और आप हमें बताना कि आपको क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो सर 4 पहिए तो आप दे ही रहे हो, देखो गर्मी का समय होता है, हम लोग जब बाइक पे जाते हैं तो चाहे गर्म हवा ही आती है लेकिन हवा तो आती है। कार में तो हम पैक हो जाएंगे, कांच हम खोलेंगे तो बाहर से अलग अलग तरीके की हवा आएगी। तो सर एक काम कर दो ना सर, प्लीज छोटा सा काम कर दो कि फ्रंट वाली सीट्स पर तो एटलीस्ट एसी दे दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा प्रोडक्शन जो पीछे बैठा हुआ है वो प्रोडक्शन को इश्यू नहीं है, उनको कोई लोड नहीं है, प्रोडक्शन हाउस अच्छा रहना चाहिए, मतलब कि मैं और मेरी पत्नी अच्छे से रहनी चाहिए। बाकी प्रोडक्शन का क्या है, वो पीछे बैठे हैं, उनको गर्मी में भी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन सेफ रहना चाहिए। तो प्रोडक्शन हाउस बड़ा सेफ हो इसके लिए उन्होंने फ्रंट में एसी की डिमांड कर ली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सर देखो हमारा छोटा सा परिवार है, कल को हम लोग 4-5 दिन के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान करें तो एक छोटा सा पीछे बूट स्पेस भी दे देना ताकि हम लोग हमारा सामान रख सकें। बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है सर, भगवान का दिया लिया सब कुछ है, बस एक इतना सा आइटम और दे दो आप। तो इन्होंने क्या किया, इंजीनियर डिपार्टमेंट ने एक प्रकार से उनकी डिजाइन के फेज में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको जाना, अब उसके हिसाब से उन्होंने डिजाइन रेडी करी। अब डिजाइन जब रेडी करी तो उसका टाटा सर ने कहा जो डिजाइन आपने रेडी करी है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट मुझे बताओ। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जब निकल के आई तो वो आती है 1,05,000। कितनी आती है दोस्तों? 1,05,000। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या टाटा ग्रुप लखटकिया लॉन्च करने लायक पोजीशन पर है क्या? आप खुद सोचो, 1,05,000 रुपए का आपका खर्चा लगेगा और 1,00,000 रुपए की आपको सेलिंग प्राइस मिलने वाली है। तो क्या टाटा ग्रुप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा? दैट मींस क्या लखटकिया लॉन्च होगी? आंसर है नो, लखटकिया लॉन्च नहीं होगी। तो ऐसे केस में फिर इंजीनियर डिपार्टमेंट से कहा गया कि भाई साहब आप किसी की भी मदद लो लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कैसे भी करके 95,000 पे लेकर के आओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं बैठता हूं किसके साथ, बहुत लीजेंडरी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको कॉस्ट का बेहद अच्छे से नॉलेज हो। तो उन्होंने कहा रतन टाटा सर ने कि आई एम रतन टाटा नाउ कॉलिंग आशुतोष लाटा। तो टाटा सर ने लाटा सर को बुलाया। तो टाटा सर ने लाटा सर को बुलाया कि यार आप बड़ा बोलते हो कॉस्टिंग आसान है, कॉस्टिंग आसान है, कहते हमको तो बड़ा टफ लग रहा है, हमको तो बड़ा टफ लग रहा है, हमारी तो कॉस्टिंग मैच ही नहीं हो रही। तो अब आप बताइए ना कैसे करें, आप हमें एक चीज समझाओ, हमको 1,05,000 की कॉस्ट, हमें लगता है कि 1,05,000 की कॉस्ट जाएगी, हमको चाहिए 95,000 की कॉस्ट। तो सर कैसे भी करके लाटा सर आप हमें ये बताओ कि ये 10,000 रुपीज जो है इसको कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात, ये 10,000 जो है इसे बोलते हैं कॉस्ट गैप। क्या बोलते हैं? कॉस्ट गैप। तो ये कॉस्ट गैप 10,000 से कम कैसे किया जाए या कॉस्ट गैप को जीरो कैसे किया जाए वो बताओ। जीरो कब होगा? जब एस्टिमेटेड को एक्चुअल कॉस्ट और आपका टारगेट कॉस्ट दोनों सेम हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो कैसे किया जा सकता है? तो अब आशुतोष लाटा सर तो बड़ा टेक्निकल आदमी, ये कहते हैं साहब वैल्यू एनालिसिस करो, वैल्यू इंजीनियरिंग करो, काइजन कॉस्टिंग लगाओ, जस्ट इन टाइम लगाओ, कैसे भी करके करो, रिडक्शन प्रोग्राम लगाओ। अरे बाबा इजी लैंग्वेज में बोलने का, वो कहते हैं ना आसान भाषा में बोलने का, आसान भाषा में। तो आसान भाषा में ये है कि साहब सबसे पहले तो आप कोशिश कर लो
वैल्यू इंजीनियरिंग लगाओ कि भैया कहीं पर कोई डिजाइनिंग वाले फेज में कुछ चेंज हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। इंजीनियरिंग टीम के डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया कि यार तुमने क्या डिजाइन बनाई है बता के दिखाओ आशुतोष लाटा सर को। उन्होंने कहा सर देखो मैंने बड़ी बेसिक सी डिजाइन बनाई थी, लाटा सर की खुद की तो डिजाइनिंग थोड़ी खराब है बट फिर भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। ये क्या है, इवन आई डोंट नो क्या बनाई है। ये कार है, ये इसमें आप देखेंगे ये पीछे जिसको मैं येलो येलो कर रहा हूँ ये इसका बूट स्पेस है। बूट स्पेस समझते हो, दैट मीन्स जहां पर आप लगेज रखोगे। ये बीच में एक गेट, ये आपके आगे का फ्रंट का, ये हो गया आपका जो आगे चोंच से निकल रही है ना इसको अपन क्या बोलेंगे बोनट। ये पीछे क्या है सर, ये है आपका बूट स्पेस। ये यहाँ पे 1 जना 2 जना 3 जना और 4 जने की बैठने की सीटिंग। तो आशुतोष लाटा सर ने कहा कि यार आप मुझे एक चीज बताओ, इसको ये मर्सिडीज जितनी लंबी चौड़ी बनाने के लिए किसने कहा, इसके बोनट की साइज को कम करो। तो इन्होंने कहा ठीक है सर बोनट की साइज को कम कर देते हैं। लो सर ये बोनट की साइज केवल इतनी सी रख, आप चेक करना एक्चुअलिटी में नैनो का फ्रंट में जो आपको बोनट दिखेगा, कांच के आगे का हिस्सा दिखेगा, वो कुछ इसी तरीके से चपटा हुआ दिखेगा, मतलब कि उसमें अननेसेसरी आगे नहीं बढ़ाया। आपने देखी है अगर नैनो तो वेल एंड गुड, नहीं देखी तो आज ही गूगल पे करके या यूट्यूब करके नैनो की वीडियो फोटो देखना, ठीक है। ये बूट स्पेस की इतनी जरूरत नहीं है, बूट स्पेस को कम करो, छोटा कर दो। तो डिजाइनिंग से थोड़ा बहुत कम करो, ठीक है सर कम कर दिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो सर, कुछ नॉन वैल्यू एडेड खर्चे, कोई नॉन वैल्यू एडेड खर्चे हो जिसके कारण से साहब नॉन वैल्यू एडेड तो कुछ नहीं हुआ, एक उन्होंने कहा था स्पीकर लगा के देने के लिए, तो स्पीकर हमने सोनी का लगाया। अरे सोनी का स्पीकर लगाओगे तो रेट बढ़ेगी ना, तो उन्होंने उसका स्पीकर कम कर दिया। तो ऐसा करके उन्होंने इसकी प्राइस को कम करने का प्रयास किया और वो कहीं ना कहीं मैच हो गई आपके 95,000 से। देन उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा नाउ गो अहेड एंड प्रोडक्शन का मतलब इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चालू कर दीजिए। क्लियर है क्या। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या समझ में आया, क्या स्टेप रही सर, इसमें सबसे पहली स्टेप रही टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। हमने टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करी, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करी। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने हमारा टारगेटेड प्रॉफिट जो है वो पता किया। फिर टारगेटेड प्रॉफिट के बाद में हमने हमारी टारगेट कॉस्ट पता करी। टारगेट कॉस्ट से हमने हमारी एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट नहीं बोलूंगा एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलूंगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट पता करी। तो हमारे को पता चला कि हमारी टारगेट कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट सेम नहीं है, इसका मतलब वहां पर क्या आ रहा है, कॉस्ट में गैप आ रहा है। अब कॉस्ट में गैप आ रहा है तो इस गैप को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए हमें क्या करना है सर, रिडक्शन प्रोग्राम करना है। कितना रिडक्शन करना है सर, जितना कॉस्ट गैप है उतना। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे सर, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, काइजन कॉस्टिंग और जस्ट इन टाइम, ये कुछ अप्रोचेज हैं जिनको फॉलो करना है। वैल्यू एनालिसिस मतलब कि वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को आइडेंटिफाई करो, तो नॉन वैल्यू एडेड को हटा दो। वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब डिजाइनिंग फेज में कुछ भी चेंज करने का है वो करो। काइजन कॉस्टिंग बताया था ना, काइजन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो काइजन कॉस्टिंग करो। जस्ट इन टाइम का मतलब क्यों आप अननेसेसरी स्टॉक को स्टोर रखने के कारण से आप खर्चा बढ़ा रहे हो, आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हो, तो आप इमीडिएटली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड के हिसाब से आप सामान मंगाओ, इसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम। क्लियर है। इसके ऊपर एक सेपरेटली चैप्टर है जो हम लोग लेटर पार्ट में जाकर डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीजों को यूज करते हुए हम लोग हमारी टारगेट कॉस्ट को अचीव करेंगे। ये पूरी स्टेप आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगी। क्लियर है। अब पॉइंट आता है कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकता है, आप हमें वो भी बताओ। दोस्तों ध्यान से सुनो, आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब आपको यहां पर क्या हो सकता है, आपको टारगेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है। तो टारगेट सेलिंग प्राइस कैसे आएगी सर, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी कॉस्ट और उसमें अपना डिजायर्ड जो भी प्रॉफिट है, डिजायर्ड प्रॉफिट वो आपको ऐड कर देना है, तो आपके पास टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाए। डन। कई बार ऐसा होगा आपके पास कि आपको यहां पर टारगेट सेलिंग प्राइस दे रखी है, आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको टारगेट सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस करोगे तो टारगेट कॉस्ट आएगा, आपको ये पूछ लेगा कई बार। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि कितना समय में मेरे को इसको कंप्लीट करना है, कितने समय में मेरे को इस चीज को कंप्लीट कर देना है, ये आपसे पूछ लेता है। अब कितने समय में करना है ये कैसे आएगा,
मेरे को 1 लाख रुपए में ये कार बनानी है, तो इसमें से सबसे पहले मैं मेरे 5,000 का खर्चा लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि मुझे पूरी की पूरी कार 95,000 रुपीज में बनानी है। अब आपको पता है इस 95,000 में मेरे 3 एलिमेंट खर्चे होंगे, मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा और मेरे ओवरहेड के खर्चे भी, मतलब अदर ऑल एक्सपेंसेस ओवरहेड के खर्चे। अब आपको क्वेश्चन ये कहता है कि साहब आप हमें ये बताओ कि लगने वाला समय कितना होगा। अब भैया समय के कैसे पता चले, समय है आपका इस लेबर के अंदर, लेबर कॉस्ट के अंदर आपका समय इन्वॉल्व है, तो लेबर कॉस्ट में आपका समय इन्वॉल्व है, इसका मतलब हम लोग ये कहते हैं क्या कि हम कैसे भी करके लेबर की कॉस्ट तक पहुंच जाएं तो हम समय तक भी पहुंचने की कोशिश कर लेंगे। तो हमने कहा कि साहब इसमें आपको मटेरियल लगने वाला है 30,000 का, आपको ओवरहेड लगने वाला है सपोज से 25,000 का, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि आपने 1 लाख रुपए की सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट लेस किया तो आपके पास टारगेट कॉस्ट आई। अब टारगेट कॉस्ट में आपको पता है कि टारगेट कॉस्ट में तीनों एलिमेंट जुड़ते हैं, मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड भी। मटेरियल क्या आर से कनेक्टेड है? नो। अज्यूम करो कि ओवरहेड भी आपके टाइम से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड ये सारा मिलाकर के 95,000 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको पता चल गया कि मटेरियल 30,000, लेबर कितना है हमें नहीं पता, ओवरहेड आपका 25,000 इज इक्वल टू 95,000। तो क्या बैलेंसिंग फिगर से मेरा लेबर आ जाएगा क्या? सर बैलेंसिंग फिगर से आपका लेबर आ जाएगा और लेबर आएगा आपका 40,000 रुपीज। अब ये 40,000 रुपीज किसका है? सर टोटल 40,000 रुपीज जो है वो टोटल आपके जितने भी आवर्स लगने हैं उनके हिसाब का है। तो अब ऐसे केस में आपको ये पूरी की पूरी एक यूनिट का है, तो अब अगर आप इसमें रेट का डिवाइड लगा दो, ध्यान से सुनना, रेट का मतलब आपने सपोज से 40,000 रुपए देने हैं आपको अपने लेबर को, अब आप 1 घंटे के लेबर को देते हो 2,000 रुपए, तो आप कितने घंटे के लिए दे रहे हो? ये सर ये दे रहे हैं हम 20 आवर्स के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया आप मैक्सिमम आवर्स जो रहेंगे वो आपके 20 रहेंगे एक कार को बनाने के लिए। समझ में आया मैंने क्या किया? ध्यान से सुनना, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, सबसे पहले स्टेप में मैंने टारगेट सेलिंग प्राइस निकाली 1 लाख, इसमें से मैंने अपना प्रॉफिट लेस किया दैट इज 5,000, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी टारगेट कॉस्ट टोटल 95,000 आ रही है। कितनी आ रही है? टोटल 95,000 की मेरी टारगेट कॉस्ट आ रही है। और टारगेट कॉस्ट में आपको पता है कि तीनों कॉस्ट इन्वॉल्व रहेंगी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मुझे पता चला कि मटेरियल 30,000 का है, लेबर ओवरहेड जो लगेगा वो 25,000 का है, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या मुझे लेबर का खर्चा आ जाएगा क्या? यस सर, बैलेंसिंग फिगर से आपके पास लेबर आ जाएगी 40,000 रुपीज, और ये 40,000 रुपीज की लेबर किसकी है? सर पूरी एक कार को बनाने की। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि एक कार को बनाने में कितने आवर्स लगा सकते हो मैक्सिमम, तो आप क्या कहोगे कि देखो साहब हमें नहीं पता कि आप कितने आवर्स लगाओगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हम लेबर को 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। तो आपको पता है लेबर की कॉस्ट कैसे आती है? सर लेबर कॉस्ट आती है आपके लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट। लेबर कॉस्ट कैसे आएगी? सर जितने घंटे काम किए उसकी मल्टीप्लाई बाय रेट। मुझे पता है कि टोटल लेबर कॉस्ट मेरी मैक्सिमम 40,000 होगी, मुझे नहीं पता कि लेबर आवर्स कितने लगेंगे, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि मैं लेबर्स को जो रेट देता हूं वो है 2,000 रुपए प्रति घंटा, दैट मीन्स पर आवर 2,000। तो इसका मतलब मेरे लेबर आवर्स आ जाएंगे क्या? लेबर आवर्स कैसे आएंगे? सर 40,000, ये 2,000 उधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो आपके लिए आ जाएगा 20 आवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि आप मैक्सिमम 20 आवर्स लगा सकते हो एक नैनो बनाने में। अब ध्यान से सुनना, कल को अगर ये आवर्स आपके 20 की जगह 25 हो गए तो, अरे भैया 20 के 25 हो जाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैसे? ध्यान से देखो, मटेरियल आपको पता है ऑलरेडी 30,000 का है, लेबर आपका कितना है पता नहीं, लेकिन ओवरहेड आपको ऑलरेडी पता है कि 25,000 का है। अब अगर कल को आपने 20 आवर्स की जगह 25 आवर्स लगा दिए तो आपके लिए लेबर कॉस्ट कितनी होगी? सर 25 आवर्स मल्टीप्लाई बाय पर आवर की रेट है 2,000, तो आ जाएगा 50,000, और आप अगर इन सबको ऐड करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी 1,05,000। क्या आप 1,05,000 में नैनो बनाओगे? क्या नहीं बना सकते, क्योंकि अब आपको यहां से क्या पता चला? आपको यहां से पता चल गया कि मैक्सिमम लेबर कितने
कॉस्ट मैक्सिमम लेबर को हम लोग दे सकते हैं दैट इज 40,000 और 1 घंटे के हम लोग 2,000 रुपए देते हैं, तो इसका मतलब 20 आवर्स से ज्यादा का प्रोडक्शन टाइम हम लोग हमारे वर्कर्स को नहीं दे सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको कि भैया कितने आवर्स में काम करना है या कितने आवर्स रिड्यूस करने हैं। कल को सपोज से आपको क्वेश्चन कहता है कि एक नैनो को बनाने में 22 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 22 आवर्स का समय लगता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने घंटे में कंप्लीट करना है, तो आप कहेंगे 20 आवर्स में कंप्लीट करना पड़ेगा टू अचीव टारगेट कॉस्ट। या क्वेश्चन कहे कि कितने आवर्स रिड्यूस करना है, तो आप कह दोगे 2 आवर्स रिड्यूस करना है अपना प्रोडक्शन टाइम। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर रहने वाला है। इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा। आपको हाफ एन आवर का समय हो चुका है जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अभी इन पूरे कॉन्टेक्स्ट को मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा अपने नोट्स के साथ, देन उसके बाद में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ले रहा हूं एक पानी का ब्रेक, देन फिर मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा जहां पर मैं आपको टारगेट कॉस्टिंग के सारे के सारे नोट्स समझाऊंगा और फिर हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। यस, चलें, जस्ट सेकेंड, चलो जी लेट्स मूव। अब हम लोग देखते हैं फटाफट से नोट्स क्या कह रहे हैं। आज थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। लेट्स सी किस तरीके से कंक्लूड करते हैं। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। आइए, ये आप लोगों की हमारी बुक है जहां पर मॉड्यूल नंबर 5 है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सार, दैट मींस एससीएम का सार। तो चैप्टर नंबर 15 टारगेट कॉस्टिंग क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है ट्रेडिशनल वर्सेस टारगेट कॉस्टिंग का। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में पहले सेलर मार्केट होता था। सेलर मार्केट का मतलब जब आप लोग क्या करते थे, पहले आप डिजाइन बनाते थे, डिजाइन का प्रोडक्शन कर लेते थे, प्रोडक्शन करने के बाद में उसकी कॉस्ट चेकआउट करते थे और कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड करते थे। सेम उसी तरीके से पहले डिजाइन, डिजाइन के बाद में कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद में प्रॉफिट मार्कअप, फिर प्रॉफिट में आपने प्रॉफिट ऐड किया तो टारगेट सेलिंग प्राइस निकलती थी। इसके जस्ट अपोजिट टारगेट कॉस्टिंग क्या कहता है कि साहब सबसे पहले आप, ये बायर्स मार्केट है, तो बायर मार्केट है तो पहले आप बायर से पता करो कि वो कितना रुपए देने को रेडी है। तो सबसे पहले मार्केट या टारगेट सेलिंग प्राइस, फिर उसमें से आप अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लो, प्रॉफिट लेस करने के बाद में आपकी टारगेट कॉस्ट आएगी, देन उसके बाद में डिजाइन होगी। डिजाइन पहले नहीं होगा, मतलब आंख बंद करके डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं होगी, पहले कॉस्ट पता चलेगा, फिर उस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाया जाएगा। इसे बोलते हैं आपका टारगेट कॉस्टिंग। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस मार्कअप करते थे, और यहाँ पर अगर हम बात करें टारगेट कॉस्टिंग में, तो यहाँ पर हम लोग हमारी प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट को लेस करके देन प्राइसिंग कर लेते हैं, दैट मींस हमारी टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अगेन वही सारी चीजें जो मैंने आपको बोली है ना, वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट वे में जाऊंगा। इन शॉर्ट वी कैन से इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम सेलर मार्केट है, सेलर विल डिजाइन प्रोडक्ट बाय देयर ओन थिंकिंग, खुद की सोच के हिसाब से सबसे पहले क्या करेगा, उसको डिजाइन बना देगा, एंड देन दे विल कैलकुलेट प्रोडक्ट की कॉस्ट, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, देन ऐड देयर डिजायर्ड प्रॉफिट और मार्कअप, फिर अपना खुद का जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट और मार्कअप है वो ऐड कर लेंगे ताकि कैलकुलेट की जा सके टारगेट सेलिंग प्राइस, ताकि वो अपनी टारगेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सके। इन शॉर्ट टारगेट सेलिंग प्राइस विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। कैसे? टोटल कॉस्ट के अंदर डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करो, आपके पास आ जाएगी टारगेट सेलिंग प्राइस। क्लियर है? डन सर। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे उस एग्जांपल को। क्या कह रहा है? मिस्टर चिंटू एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आइटम। एक मिस्टर चिंटू करके कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में आइटम की, एंड ही डिस्क्लोज्ड फॉलोइंग फिगर्स ऑफ कॉस्ट, और उन्होंने कॉस्ट के कुछ फॉलोइंग फिगर्स आपको दिए, एंड ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट विद 20% मार्कअप ऑन टोटल कॉस्ट, और वो चाहते हैं कि अपना कॉस्ट का 20% प्रॉफिट मार्कअप अर्न करें। कॉस्ट का 20% मतलब कि अगर कॉस्ट 100 है तो 20 का मार्कअप हो गया तो सेल्स हो गई 120 की, अगर कॉस्ट है 100 की तो 20 का मार्कअप तो हो गई कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 120 की। डन। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 100 की, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखा है 1 लाख की, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है आपको 2000। अब आपके पास एक तरीका तो क्या है, आप टोटल में कैलकुलेशंस करें फिर पर यूनिट में निकालें। एक तरीका तो आपके पास है ये, टोटल में करके पर यूनिट में निकालने का तरीका कैसे,
2000 यूनिट है। आप सब लोगों को इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर लूं क्या, अगर आपका हो तो, कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को जब आप टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर यूनिट्स है 2000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 100, तो इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर 2 लाख। आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है सर 1 लाख, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3 लाख। अब आपको पता है ये हो गई टोटल कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे टोटल कॉस्ट पर यूनिट में बताओ, तो आप क्या करोगे सर, इस 2000 का डिवाइड लगा देंगे आपके 3 लाख में, क्योंकि 3 लाख की जो टोटल कॉस्ट है वो है 2000 यूनिट के लिए। तो 2000 यूनिट के लिए 3 लाख रुपए हैं, तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा सर, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2000, दैट मींस आपकी 150 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा आपका 150, और इस 150 का 20% मार्कअप है। क्वेश्चन ने कहा था आपको कि प्रॉफिट मार्कअप है टोटल कॉस्ट का 20%, तो टोटल कॉस्ट का 20%, तो 150 का 20% कितना होगा 30, तो 150 प्लस 30, तो आपका टारगेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा 180। डन क्या सर, तो टोटल टारगेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी 180 की। आपको इस चीज को आप चाहते तो पर यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, आपको वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी पर यूनिट में दिया हुआ है, आप फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है 100 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में कैसे निकालोगे सर, 1 लाख का खर्चा है 2000 यूनिट पर, तो एक यूनिट के लिए कितना फिक्स कॉस्ट लग रहा है सर 50, तो आ जाएगा 150, और 150 का 20% दैट मींस 30 ऐड करोगे तो 180 की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। आइए चेकआउट करें। तो ऑप्शन नंबर ए, आप क्या करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें 2 लाख, फिर 1 लाख, तो 3 लाख, 3 लाख का 20% मार्जिन तो 3,60,000, तो टोटल सेल हो जाएगी 3,60,000 की। 3,60,000 अगर 2000 यूनिट का है तो पर यूनिट हो जाएगा 180। तो एक तरीका तो है आपका ये टोटल अप्रोच पर। दूसरा तरीका है आप इसको पर यूनिट अप्रोच पर ले जाएं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी 100 है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाली 50। अब कई बार आपके माइंड में आ जाएगा सर ये 50 कहां से आया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ब्रैकेट में दिखा देना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट। 1 लाख डिवाइड बाय 2000 यूनिट। मैं इस बुक में भी चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे महानुभाव भी अवेलेबल होंगे इस दुनिया में जिनको ये भी समझ में नहीं आएगा कि सर ये 50 रुपीज कहां से आए। तो भैया मैं अपनी बुक में ये चेंज कर लेता हूं कि साहब ये 50 कहां से आए हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स। तो 1 लाख में जब आप 2000 यूनिट्स का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास आएगा 50 रुपीज। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके पास इससे आ जाएगा आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गया 150, उसका 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो टोटल टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कतई नहीं। इवन आप कितने ही भगवान की पूजा कर लें, कितने ही अपने फास्ट कर लें, तो भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। नो वरीज। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज इन अबव एग्जाम्पल मार्कअप इज 60% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये बोला जाता है कि मार्कअप जो है वो 60% है वेरिएबल कॉस्ट का, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना था 100, मार्कअप कितना है 60, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 160। ध्यान से सुनना, अब जो मैं आगे बोलने वाला हूं, आपको पता है सेलिंग प्राइस का मतलब होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि टोटल कॉस्ट की जगह मैं ऐसा लिख दूं क्या, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की जगह मैं ऐसा लिख दूं कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब आप ध्यान से सुनो, मेरे पास यहां सेलिंग प्राइस है 160, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 100, मेरे पास 60 का मार्कअप है, इसका मतलब ये 60 आपके फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये 60 रुपीज आपके वेरिएबल कॉस्ट के साथ, जब आपने वेरिएबल कॉस्ट पर मार्कअप कैलकुलेट किया तो जो 60 रुपीज है ये आपके फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को कवर करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि
मार्कअप इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट। आपको ये हमेशा जरूरी नहीं है कि मार्कअप आपका प्रॉफिट हो। हाँ, मार्कअप प्रॉफिट के बराबर होगा अगर मार्कअप टोटल कॉस्ट पे दिया है तो। लेकिन यहां पर मार्कअप आपको वेरिएबल कॉस्ट पे दिया है, तो इसका मतलब जो मार्कअप वैल्यू है ना, वो आपके लिए फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों को कवर करता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्यों? आपने ये तो इतना तो आपको पता ही है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट की जगह मैं ऐसा बोल दूं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो गलत तो नहीं होगा, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब मुझे समझ में आ गया कि 100 की वेरिएबल कॉस्ट थी, उसका 60% मार्कअप था, इसका मतलब 160 की सेलिंग प्राइस है। 160 की सेलिंग प्राइस है, 100 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब जो ये प्लस का 60 है ये किसको कवर कर रहा है? सर ये प्लस का 60 कवर कर रहा है आपके फिक्स कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट दोनों। फिक्स कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट दोनों को कवर कर रहा है 60। इसलिए आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि आपका मार्कअप इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट। मार्कअप का मतलब ये नहीं होगा कि वो प्रॉफिट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 100 ये हो जाएगा 60, मैंने इसको लिख दिया कि इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि सेल्स इज इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स इज इक्वल टू हो गया वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर आपका 100 है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये दोनों 60 के बराबर है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? आई होप इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम क्या कहता है। ये सब बातें अभी हम लोग जो कर रहे थे वो ट्रेडिशनल की कर रहे थे। अब बात करते हैं टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग में क्या है भैया? टारगेट कॉस्टिंग का सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सिनेरियो है कि भैया कुछ नहीं करने का, आपको टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, उसमें से आपको जो आपका टारगेटेड प्रॉफिट है वो लेस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगी टारगेट कॉस्ट। अब आपको चेक करना है कि आपकी टारगेट कॉस्ट जो है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट से मीट आउट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपकी एक्चुअल एस्टिमेशन जो आपने किया अगर उससे सेम मैच नहीं हो रहा है, कॉस्ट गैप आ रहा है, तो अब उस कॉस्ट गैप को कैसे एलिमिनेट किया जाए, दैट मींस उनके गैप को कैसे खत्म किया जाए, वही पूरा प्रोसेस आपको करना है। और उसके लिए हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग वैल्यू एनालिसिस करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं, काइजन कॉस्टिंग लगाते हैं, जस्ट इन टाइम लगाते हैं। तो वो कुछ अप्रोचेस हैं जिनको हम लोग यूज करके हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम क्या कहता है? ट्रेडिशनली वी कैलकुलेट टारगेट सेलिंग प्राइस विच वाज बेस्ड ऑन आवर कॉस्ट। पहले हम लोग इसको हमारी कॉस्ट के बेसिस पर, कि पहले कॉस्ट आएगी, कॉस्ट में हमारा प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर सेलिंग प्राइस आएगी। सो अकॉर्डिंगली प्राइस विल वेरी फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर। ऑब्वियसली बात है हमारी जो प्राइस है वो हमारे कॉम्पिटिटर से वेरी करेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कॉस्ट अलग अलग होगी, बिकॉज एवरीवन विल हैव देयर डिफरेंट कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस विल आल्सो बी डिफरेंट। तो सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट आएगी, कॉस्ट डिफरेंट तो सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ये चीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वी कैन नॉट अफोर्ड डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स। आप अपने आज सोच के देखो ना यार, आज सोच के देखो, आप कैलकुलेटर बना रहे हो, मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं, मैं 400 रुपीज का कैलकुलेटर बना रहा हूं, मेरा एक कॉम्पिटिटर है वो इसको 350 में बना रहा है, तो मैं 400 का माल मैं 380 में नहीं बेच सकता, लेकिन वो 350 का माल 380 में बेच सकता है। तो इसलिए मैं कंपटीशन में मैं तो स्टे नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर को तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला हुआ है, क्योंकि उसकी कॉस्ट 50 रुपए कम है। तो इसलिए हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर पा सकेंगे। If our competitor provides same features with less than our selling price, then we will not be able to create our market share. तो हम लोग हमारा मार्केट शेयर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यहां आपको एक नई टेक्नोलॉजी, या मैं यूं कहूं आपको एक नई टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम है मार्केट शेयर। दोस्तों मार्केट शेयर क्या होता है? दोस्तों मैं इसको एक एग्जांपल से सिखाऊंगा, समझाता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सीएमए फाइनल के अंदर टोटल स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो है 5000। इन 5000 में से लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे से क्लास लेते हैं 3500 स्टूडेंट।
मार्केट 5000 का है और मेरे से लेते हैं 3500, इसका मतलब मैं यूं कह दूंगा कि 70% मेरे से क्लास लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 70% स्टूडेंट मेरे से क्लास लेते हैं। कैसे आया? 3500 डिवाइड बाय 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि यहाँ मार्केट साइज क्या है, तो मार्केट की साइज कहलाएगी 5000 स्टूडेंट की, और मेरा शेयर कितना है, तो वो मेरा शेयर कहलाएगा 70% या 3500 स्टूडेंट। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि अगर सेम सेलिंग प्राइस पर आपका, सॉरी डिफरेंट सेलिंग प्राइस पर या आपसे कम सेलिंग प्राइस पर आपका कॉम्पिटिटर सेम क्वालिटी का माल सर्व कर रहा है, तो फिर आप अपना मार्केट शेयर क्रिएट नहीं कर पाओगे, मतलब फिर आपसे लोग नहीं लेंगे। So in short, we can say we cannot increase selling price from other competitors. So what we can do is control our cost so that we can earn and also create our market share. तो भाई साहब हमारा काम यहाँ पर इंक्रीज करना नहीं है। आप ये सोचो कि मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज करे जाऊंगा और प्रॉफिट कमाता रहूंगा, नहीं बाबा। परफेक्ट कंपटीशन में आप सेलिंग प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर सकते हो। क्लियर? आइए, फॉर दिस वी विल फर्स्ट एनालाइज टारगेट सेलिंग प्राइस। इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, टारगेट सेलिंग प्राइस को एनालाइज करेंगे। देन वी विल कैलकुलेट आवर मिनिमम रिटर्न, जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर बेसिस पर। हम हर एक व्यक्ति का अपना अपना रिटर्न होता है कि भैया मुझे कम से कम इतना रुपए तो चाहिए ही चाहिए। मैं मेरे धंधे में 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, तो मैं कम से कम ये मानता हूं कि यार ज्यादा भी नहीं तो मेरे को एफडी का ब्याज तो दे दो आप, मतलब कि 7% 8% का रिटर्न तो दो आप। तो वो उनका मिनिमम रिटर्न हो गया, जो भी उनके कैपिटल एम्प्लॉय की है उन्होंने उसके बेसिस पर। तो आपने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं, आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस उसमें से आपने अपना कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर, अब आपको ध्यान रखना है, लेट्स से मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसका 6% मेरे को रिटर्न चाहिए। इसका मतलब मुझे साल से, पूरे साल भर में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब मुझे यहां पर टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 6 लाख नहीं लूंगा, ये 6 लाख तो मेरे पास पूरे साल भर का है। तो मैं क्या करूंगा, पर यूनिट में बदलने के लिए इस प्रॉफिट को पर यूनिट में कैसे बदलूंगा, मैं पूरे साल में कितनी यूनिट्स में बनाने वाला हूं उसका डिवाइड लगाऊंगा। तो पूरे साल में मैं कितनी यूनिट्स बनाने वाला हूं उसका मैं डिवाइड लगा दूंगा। तो पूरी साल में मैं सपोज से यूनिट बनाता हूं 1 लाख, तो अगर मैं 1 लाख यूनिट लगाता हूं तो इसका मतलब मेरे को हर एक यूनिट से 6 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। समझ में आ रहा है? मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 6% लिया, जो कि हो गया 6 लाख। ये पूरे साल भर का प्रॉफिट चाहिए, तो पूरे साल भर में बनाने वाली यूनिट से डिवाइड लगा दूंगा। क्लियर है? डन सर। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर पूरे साल भर में केवल एक ही प्रोडक्ट थोड़ी बनाओगे, तो फिर भैया हम लोग उस जगह पर कैपिटल एम्प्लॉयड की चेक करेंगे कि हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लगाया है, तो उस हिसाब से हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर है? नाउ दिस प्रॉफिट और रिटर्न will be subtract from our target selling price। फिर हम ये जो 6 रुपए 6 रुपीज का प्रॉफिट है इसको हमारी टारगेट सेलिंग प्राइस में से लेस करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो फिगर आएगा उसको हम लोग बोल देंगे टारगेट कॉस्ट। क्या बोल देंगे दोस्तों? टारगेट कॉस्ट बोल देंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। डन, आगे बढ़िए। डेफिनेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, वो कहते हैं ना चतुर की लैंग्वेज में, मशीन है सर, मशीन इज, वो इंग्लिश बोला था ना 3 इडियट्स में, वैसा वाला। तो टारगेट कॉस्टिंग डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर अप्रोच इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोडक्ट। एक प्रपोज्ड प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना, प्रपोज्ड। टाटा की नैनो प्रपोज्ड थी, प्रेजेंटली नहीं था, प्रपोज्ड है, विद स्पेसिफाइड फंक्शनलिटी, उसमें स्पेसिफाइड फंक्शनलिटी थी। क्वालिटी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड to generate a desired level of profitability at its anticipated selling price। मतलब कि अपने proposed प्रोजेक्ट से डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए एक पर्टिकुलरली एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस के ऊपर। क्लियर है? एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ये रहा। मिस चिंटी स्टार्ट ए बिजनेस फ्रॉम शी विल मैन्युफैक्चर कैलकुलेटर। अभी भी मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था ना। तो जो ये चिंटी हैं ये क्या कर रही हैं, एक बिजनेस बना रही हैं, और बिजनेस में क्या कर रहे हैं वो, शी विल मैन्युफैक्चर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। इन मार्केट कैलकुलेटर हैविंग सेम फंक्शन एंड क्वालिटी इज सेलिंग एट ₹200। अब सेम मार्केट के अंदर आपका जो कैलकुलेटर है 200 रुपीज में बिकता है। अब आपका कॉम्पिटिटर 200 में बेचता है तो आप भी 200 में ही बेचोगे, इससे कम में नहीं बेचोगे।
तो टारगेट सेलिंग प्राइस क्या आ गई? तो टारगेट सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास 200। डन, आगे बढ़ो। चिंटी इन्वेस्टेड 20 लाख एंड शी वांट्स टू अर्न 20% पर एनम ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। जो ये मिस चिंटी हैं, इन्होंने 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया और उसका 20% रिटर्न चाहते हैं। तो 20 लाख का 20% दैट मींस 4 लाख का रिटर्न चाहते हैं पूरे साल भर से। पूरे साल भर में ये कितने रुपए का रिटर्न चाहते हैं? 4 लाख का। एंड शी इज एक्सपेक्टिंग सेल ऑफ 10,000 कैलकुलेटर इन प्रेजेंट ईयर। और वो पूरे साल भर में 10,000 कैलकुलेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10,000 कैलकुलेटर बेच देंगे। कैलकुलेट करके बताइए टारगेट कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर की टारगेट कॉस्ट। तो यहां पर आपको टारगेट सेलिंग प्राइस है 200, टारगेट कॉस्ट पूछा है, तो अगर कहीं से भी प्रॉफिट पर यूनिट आ जाए तो आप टारगेट कॉस्ट पर पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि टारगेट सेलिंग प्राइस में से अगर आप टारगेट प्रॉफिट को लेस कर दोगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगा। टारगेट प्रॉफिट कैसे आएगा? सर टारगेट प्रॉफिट आएगा आप लोगों का, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमने 20 लाख इन्वेस्ट किए थे, 20 लाख का 20% हम लोग क्या चाहते हैं? 20 लाख का 20% दैट मीन्स 4 लाख रुपीस, ये हम लोग चाहते हैं रिटर्न। और ये रिटर्न कितनी यूनिट से चाहते हैं? सर 10,000 यूनिट से चाहते हैं। तो 4 लाख का रिटर्न 10,000 यूनिट से चाहते हो तो हर यूनिट से कितना चाहते हो? सर 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो हर एक यूनिट से 40 रुपए का, 40 रुपीज का आप प्रॉफिट चाहते हो। तो 200 का सेलिंग प्राइस है, 40 रुपीज का प्रॉफिट चाहते हो, इसका मतलब आप 160 रुपीज 160 रुपीज की आपकी टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है क्या? देखिए टारगेट सेलिंग प्राइस 200, डिजायर्ड प्रॉफिट 20 लाख का 20% डिवाइडेड बाय 10,000 तो आ जाएगा 40, तो टारगेट कॉस्ट विल बी 160। तो टारगेट कॉस्ट हमने जो कैलकुलेट करी थी वही आ रही है, दैट मींस आपका 160। क्लियर है? डन सर। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सपोज से लेट्स टेक एन एग्जांपल, वंस अगेन वन मोर एग्जांपल। आपका कैलकुलेटर जो है वो आपने 200 रुपीज में, आपका कॉम्पिटिटर जो है वो 200 रुपीज में क्या चाहता है? 200 रुपीज का कैलकुलेटर बेचता है। आप उसी कैलकुलेटर को 200 में बेचना चाहोगे, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके कॉम्पिटिटर जो है उसका 10 रुपीज का कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल खर्चा लगता है इसको बनाने में, या मैं यूं कहूं कि उसको कहीं ना कहीं जो भी उसका पर्टिकुलरली कोई आइटम है वो इस आइटम में एक स्पेशल खर्चा लगाता है, वो स्पेशल खर्चा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो उसको 200 रुपीज का खर्चा होगा वो आपका नहीं लगेगा। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 190 में बेच करके भी उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हो। समझ आता हूं? अच्छे से समझाता हूं। सपोज से आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 200 में बेचता है, क्यों? क्योंकि उसके 10 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं जो आपके खर्च नहीं होंगे। तो जो आपके खर्च नहीं, अब हमारे में तो क्या होगा ना साहब, हमारे खर्च नहीं होंगे तो भी हम तो 200 में ही बेचेंगे। हम लोग तो इस साइकोलॉजी पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार 200 में वो बेच रहा है, 200 में मैं बेच रहा हूं, जहां मैं वो 40 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा अपन तो 50 का कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। मतलब जो खर्चा मेरे 150 में होगा वो उसके 160 में होगा, तो मेरे 150 में होगा उसके 160 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 10 रुपीज आपके स्पेशल कोई ऐसा इक्विपमेंट या स्पेशल ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो आपके कॉम्पिटिटर के होता है, आपके नहीं होता है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम लोग टारगेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये 200 मार्केट प्राइस है, इसमें से आप अपना जो स्पेशल खर्चा है ना, जो कि आपके कॉम्पिटिटर का लग रहा है आपका नहीं लग रहा है, वो लेस करेंगे, फिर आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस आएगी। फिर उसमें से आपका टारगेट प्रॉफिट दैट मींस 40 का लेस करोगे तो 150 विल बी योर टारगेट कॉस्ट। तो आपकी टारगेट कॉस्ट 150 होगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब कुल मिलाकर के टारगेट प्रॉफिट आपका सेम वही रहेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पर। आपको यहां पर बस ये है कि आपका टारगेट सेलिंग प्राइस 190 रहेगा। गॉट इट? चलिए समझाता हूं आपको यहां पर नोट से भी। Suppose our competitor is having some special cost which we no need to incur, जो हमारे को इनकर करने की जरूरत नहीं है।
then in that case we will have to reduce such specific cost from target cost. तो हमारे को वो हमारी टारगेट कॉस्ट में से उसको लेस कर देना है. Hence target cost will be calculated as under. कैसे आएगा? मार्केट सेलिंग प्राइस 200, इसमें से लेस कर देना है स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर्ड बाय कॉम्पिटिटर विच वी नीड नॉट टू इनकर, दैट मींस 10 रुपीज. तो हमारी रिवाइज सेलिंग प्राइस, टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी 190. इस 190 में से हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट 40 वो लेस कर दोगे तो आ जाएगा आपके लिए सपोज कितना 150. तो टारगेट कॉस्ट जो है वो 150 हो जाएगी. पहले जहां 160 आ रहा था वो 150 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने वो स्पेशल कॉस्ट हटा दी. सपोज इन एग्जांपल नंबर 3, दैट मींस जो अभी भी हमने किया, competitor is having a special expenses of rupees 80,000 per annum which we need not incur, that will be revised target price क्या रहेगी. तो आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर को जरूरत है. वो कितना खर्चा कर रहे हैं सर? पूरे साल में 80,000. पूरे साल में 80,000 इसका मतलब पर यूनिट कितना खर्चा हो रहा है सर? 80,000 डिवाइड बाय 10,000, इसका मतलब पर यूनिट 8 रुपए का ऐसा खर्चा है जो उनका लग रहा है, आपका नहीं लग रहा है. तो आपको 200 में से 8 आप लेस करोगे तो आएगी 192 की टारगेट सेलिंग प्राइस. 192 में से 40 रुपए का टारगेटेड प्रॉफिट लेस करोगे तो आएगा 152 टारगेट कॉस्ट. चेक कर लीजिए आंसर मैच. चेक कर लो. मार्केट सेलिंग प्राइस में से आपने स्पेशल कॉस्ट लेस किया, टारगेट सेलिंग प्राइस आ गई, लेस कर दिया डिजायर्ड प्रॉफिट, तो टारगेट कॉस्ट आ गई. आई होप यू गेट माय पॉइंट. तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से टारगेट कॉस्ट काम करने वाला है. अब पॉइंट आता है, आपको इतना समझ में आ चुका है पूरी सिचुएशन से कि कहीं ना कहीं पूरे टारगेट कॉस्ट में जो भी आपकी आएगी, आपको इस 152 के अंदर अंदर आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों का खर्चा मैनेज करना है. तीनों का खर्चा इस टारगेट कॉस्ट में आप लोगों को मैनेज करना है. वी कैन से टारगेट कॉस्ट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट which could be allowed to incur in order to ensure minimum amount of return. तो इन शॉर्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो वो एंश्योर करने के लिए कितने रुपए का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का खर्चा आप कर सकते हो, वही आपके लिए टारगेट कॉस्ट कहलाती है. नाउ आफ्टर एनालाइजिंग टारगेट कॉस्ट वी शुड कैलकुलेट करना चाहिए करंट फिजिबल कॉस्ट. हम लोग हमारी करंट फिजिबल कॉस्ट दैट मींस क्या एक्चुअली कॉस्ट जा सकती है हमारी, तो एक्चुअल कॉस्ट विदाउट एनी एफर्ट्स ऑफ रिडक्शन, मतलब बिना रिडक्शन के. हम लोग वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग ये सब बाद में करेंगे, पहले एक बार चेक करके बताओ कितनी आ रही है. तो नैनो पहली बार में 1,05,000 की पड़ रही थी, 1,05,000 की, विच इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड अकॉर्डिंग टू करंट फीचर एंड क्वालिटी विच हैज बीन सजेस्टेड बाय डिजाइनर एंड प्रोडक्शन मैनेजर. तो 1,05,000 की आपने एनालाइज करी कि हाँ भैया कहीं ना कहीं हमारे लिए जो करंट एक्चुअल फिजिबल कॉस्ट जो आएगी वो 1,05,000 आएगी. अब आपको क्या करना है, 1,05,000 को 95,000 से कंपेयर करना है, दैट मींस योर टारगेट कॉस्ट से कंपेयर. तो टारगेट कॉस्ट से आपको कंपेयर करना है. आप जब टारगेट कॉस्ट से कंपेयर करोगे, क्लियर है, तो टारगेट कॉस्ट से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यार 10,000 अभी भी ज्यादा लग रहा है. और जो 10,000 ज्यादा लग रहा है ना, तो भैया आपको क्या करना होगा, इस 10,000 को बोलेंगे कॉस्ट गैप. इफ करंट फीजिबल कॉस्ट दैट मींस 1,05,000 इज मोर देन टारगेट कॉस्ट, यस बिल्कुल है. आपका टारगेट कॉस्ट है 95, करंट फिजिबल कॉस्ट है 1,05,000, तो ज्यादा है. कितनी है देयर? देन वी विल कैलकुलेट डिफरेंस विच विल बी नोन एज कॉस्ट गैप. तो डिफरेंस आ गया 10,000 और इसी गैप को हम लोग कहेंगे कॉस्ट गैप. क्या कहेंगे दोस्तों? कॉस्ट गैप. क्लियर है? आगे नाउ वी शुड रिड्यूस करंट फिजिबल कॉस्ट. जो हमारी करंट फिजिबल कॉस्ट है अब हम उसको रिड्यूस करने की सोचेंगे, दैट मींस 1,05,000 को. देख रहे हो एग्जांपल जब आप बताते हो ना तो बच्चे के माइंड में वो पूरा एग्जांपल घूम रहा होता है कि नैनो में 1,00,000 रुपए, क्योंकि नैनो इज ए बेस्ट एग्जांपल. मतलब क्यों? क्योंकि आप लोगों के माइंड में पता है कि नैनो लॉन्च हुई थी लाख टके की, मतलब कि 1 लाख. उसमें से 5,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट रख दिया, दैट मींस आपको प्रोडक्शन जो करना है वो 95 में करना है, इससे ऊपर नहीं कर सकते. तो आपके लिए करंट फिजिबल कॉस्ट आ रही है 1,05,000. अब आपको क्या करना है, आपका काम यह है कि इस 1,05,000 को इस तरीके से रिड्यूस करना है कि ये आपकी टारगेट कॉस्ट 95,000 से मैच कर जाए. तो 1,05,000 से 95 पे आ जाए, दैट मींस 10,000 रुपीज से कम करना है. अब ये कम करने का तरीका क्या होगा? बाय यूजिंग वैल्यू एनालाइजिंग. वैल्यू एनालाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड खर्चे आप चेकआउट करोगे कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं.
और जो खर्चे वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। और ऐसे खर्चों को हमको एलिमिनेट कर देना है, ऐसे खर्चों को हमको एलिमिनेट कर देना है। वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब कि डिजाइनिंग में क्या चेंज करके कॉस्ट कम किया जा सकता है। काइजन कॉस्टिंग का मतलब हो गया कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करके क्या किया जा सकता है। जस्ट इन टाइम मतलब कि आपका जो कैरिंग कॉस्ट वगैरह जो लग रही है उसके कारण से आपकी कॉस्ट कम की जा सकती है। कॉस्ट गैप कैसे आएगा, 1,05,000 माइनस 95,000 दैट मींस फीजिबल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। अब एफर्ट्स आप डालेंगे रिड्यूस करने के इस कॉस्ट गैप को एंड दैट दिस विल बी डन व्हेन कॉस्ट विल बिकम नील। जब हमारा कॉस्ट गैप जो है वो नील हो जाएगा तब हम मान लेंगे कि यस टारगेट कॉस्ट अचीव हो गई है। तो इन शॉर्ट तब मानेंगे जब करंट फीजिबल कॉस्ट आपकी टारगेट कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। मेन फीचर्स को समराइज करके दिया है आशुतोष लाटा सर ने आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या सबसे पहला काम होगा आपको स्टेप में आइडेंटिफाई करो मार्केट की रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड टू क्या डिजाइन चाहते हैं, क्या यूटिलिटी चाहते हैं, क्या नीड है फॉर ए न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या तो एग्जिस्टिंग में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं या नई गाड़ी चाहते हैं, ऑल टुगेदर लग किया। देन सेट करो टारगेट सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और मार्केट के हिसाब से। तो उनसे मार्केट के हिसाब से हमने क्या किया, टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करी 1 लाख। देन सेट करो टारगेट प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम। अब आप ये सेट करो कि हम कितनी क्वांटिटी में कितना प्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं, कितनी सेल्स वॉल्यूम सेल्स क्वांटिटी कितनी होने वाली है। फिर एस्टिमेट करो आपका टारगेट प्रॉफिट मार्जिन हर एक प्रोडक्ट पे बेस्ड ऑन कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ। जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए आप कंपनी का टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करो। फिर आप इस 1 लाख में से ये 5,000 का प्रॉफिट लेस करो। सेट करो टारगेट कॉस्टिंग पर यूनिट कैसे आएगी, टारगेट सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट लेस करने से। अब आपके पास क्या हो गया, टारगेट कॉस्ट आ गई, कितनी आ गई सर 95,000। डिटरमाइन करो करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो भी कंडीशन है उनके हिसाब से। तो आ गई 1,05,000। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप काउंट करना है। तो सेट करो कॉस्ट रिडक्शन टारगेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द करंट कॉस्ट गैप। अब करंट कॉस्ट गैप कितना है सर 10,000 का, उसको कम करने के लिए आपका कितने अमाउंट का कम करना है वो निकालो, दैट मींस 10,000। एनालाइज करो कॉस्ट रिडक्शन टारगेट को, इन्वॉल्व करो वेरियस कंपोनेंट एंड आइडेंटिफाई करो कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटी। वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग के थ्रू, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग के थ्रू आप पता करो कि कैसे कॉस्ट रिडक्शन किया जा सकता है। देन अचीव करो कॉस्ट रिडक्शन और टारगेट प्रॉफिट बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन की जो भी डिसीजंस हैं आपके उनको इंप्लीमेंट करके फोकस होगा आपका फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन दैट इज कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट काइजन कॉस्टिंग लगा करके। वो कंटीन्यूअसली प्रोसेस है, वो कंटीन्यूअसली चलते रहने दो तो आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, या यूं कहूं कॉस्ट कम होती चली जाएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इजीली आपका ग्रैब हो जाएगा। ये सर क्या हमें कोई लर्न करना है, नहीं बाबा ना, ये तो बस मैंने एक समराइज करने के लिए आपको दे दिया। लेट्स रिकैप। सबसे पहला टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। टारगेट सेलिंग प्राइस की डिसाइड करने के साथ आप पहले टारगेट प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, उसको लेस करोगे तो आ जाएगी आपके पास टारगेट कॉस्ट। इस टारगेट कॉस्ट के अंदर अंदर आपका प्रोडक्शन होना चाहिए। देन आप कैलकुलेट करोगे आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट और फिर आपकी ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसमें और टारगेट कॉस्ट का गैप आप फाइंड आउट करोगे, इसे बोलेंगे कॉस्ट गैप। और इस कॉस्ट गैप को आपको जीरो करना है। इस कॉस्ट गैप को क्या करना है, आपको जीरो कर देना है। ये कॉस्ट गैप आपका अगर जीरो हो जाएगा तो भाई साहब आपका काम हो जाएगा। तो कॉस्ट गैप आपको जीरो करना है और ये जीरो कब होगा, जब टारगेट कॉस्ट आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के इक्वल आ जाए। डन सर, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग कुछ इस तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप को याद नहीं करना है, अपने आप समझ में आ रहा है कि क्या स्टेप है। सबसे पहला एनालाइज करो टारगेट सेलिंग प्राइस, फिर कैलकुलेट करो डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, फिर आप कैलकुलेट करेंगे टारगेट कॉस्ट पर यूनिट जो कि आएगी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस करके। फिर आएगी आपको करंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, करंट कॉस्ट से आपको कॉस्ट गैप कैलकुलेट हो जाएगा कि भैया टारगेट सेलिंग प्राइस 1 लाख, टारगेट प्रॉफिट 5,000, टारगेट कॉस्ट 95,000, करंट कॉस्ट 1,05,000, कॉस्ट गैप 10,000। अब एफर्ट्स डालने इस कॉस्ट गैप को नील करने के, दैट मींस ये 10,000 को हटा देंगे, मतलब ये 10,000 जीरो हो जाए, इसके लिए एफर्ट्स आपको डालने हैं। और वंस अगेन भूल मत जाना, कॉस्टिंग आसान है, कॉस्टिंग आसान है। ये वाला क्वेश्चन जो है या ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा लेटर पार्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस वाले पार्ट के ऊपर अभी ले गया तो आपको लगेगा आइला बड़ा जल्दी जल्दी खींच दिया सर आपने।
तो अब मैं क्या करता हूं, पहले आप लोगों के साथ यहां तक की कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, ताकि चीजें आपको समझ में आए कि यार कैसे चलने वाला है, कैसे होने वाला है। बेहद आसान है। अभी तक पूरे प्रोसेस में केवल और केवल जो सीखा, जो देखा, वो केवल और केवल ये है। मतलब पूरा का पूरा जो सीखा उसकी पूरी समरी ये रही। बस अभी तक आपको इतना सा ध्यान रखना है। देन एक आपके साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का एक डिस्कशन आएगा, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, आफ्टर टैक्स लेना है, क्या करना है, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। बट मीनवाइल आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं हमारे बुक की तरफ। बुक 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 किथे 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 किथे, ये इसके ऊपर आएंगे। लेकिन अगेन एक सेकंड का मैं लूंगा पानी का ब्रेक, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत बड़ी नासाज है। मुझे बार बार पानी का ब्रेक, क्योंकि मेरे साथ गर्म पानी है और अभी मुझे लगता है कि मुझे शायद चाय की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों हेडेक सा हो रहा है। तो जस्ट गिव मी ए सेकंड। मैं यूं गया और यूं आया। यस गाइस, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर नंबर रहेगा 15, टारगेट कॉस्टिंग। एवरेज मार्क्स की बात करें तो 4 to 8 लिखा है वैसे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये 4 to 8 नहीं है, ये होना चाहिए 0 to 7। 0 to 7 क्यों होना चाहिए? क्योंकि आइदर या तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो पूरे पूरे 7 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसको आप 0 to 7 कर लीजिएगा। मैं बुक के अंदर मैंने करेक्शन के लिए लिख लिया है। जब भी हम लोग नेक्स्ट लॉट प्रिंट करेंगे तब मैं इसमें करेक्शन करवा दूंगा। मॉड्यूल नंबर 1, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो मैं बहुत पुराना ट्रेंड, वैसे तो मैंने यहाँ पे जून 2017 से आपको पूरा हर चैप्टर का ट्रेंड दिया हुआ है, बट मैं डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए लेटेस्ट ट्रेंड पर। लेटेस्ट ट्रेंड पे अगर मैं बात करता हूं तो दिसंबर 2023 जहां से इन्होंने एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज किया, मैं उस जगह से बात कर रहा हूं। तो दिसंबर 23 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है। 2 अटेम्प्ट तक इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर आता है, फिर एक अटेम्प्ट नहीं आता है, फिर आता है। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर 26 से शायद इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा मेरा मानना है, बाकी लेट्स सी क्या रहता है। दिसंबर 26 का भी एग्जाम होना बाकी है। बात कर लेते हैं कि जून 2026 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 भी 7 मार्क्स के लिए पूछा गया, और ये हमारी बुक में ऑलरेडी पहले था क्वेश्चन नंबर 11, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 फिगर टू फिगर आपके एग्जाम में पूछा गया था। दैट मीन्स हमारी बुक से पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग बढ़ते हैं, और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता हुआ चलूंगा कि आपको किस तरीके से करना है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम आप लोग जैसे इस लेक्चर नंबर यहां पर लिख देंगे, लेक्चर नंबर 3। हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 पर। टाइम स्टैम्प की बात करें तो यहां पर आप लिख देंगे 1 hour 7 minutes। 1 hour 7 minutes पर ये स्टार्ट किया। कॉपी का पेज नंबर, दैट मीन्स आप ऑब्वियस ही बात है, मेरे हिसाब से आपका कॉपी का पेज नंबर होगा 3 या 4, जो भी आपका पेज नंबर आ रहा है वो। नंबर ऑफ रिवीजन में आपको लिखना है कि इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज नहीं करना, तो इसको लिख दीजिएगा 0। दैट मीन्स नो रिवीजन रिक्वायर्ड। 0 लिख रहा हूं, इसका मतलब इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज नहीं करना है। दैट मीन्स मैं अभी करा दे रहा हूं, बस उसके बाद में आपको इसको पलट के देखना ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम वहां से गुजरे और तुमने पलट के ना देखा, इतनी बड़ी गुस्ताखी। तो कुछ वैसा ही इस क्वेश्चन को पलट के देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन था न्यू स्टडी मटेरियल के अंदर, क्या था? ए कंपनी रिक्वायर्स 85 लाख इन सेल्स टू मीट इट्स टारगेट नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है, एक चीज हमेशा से ध्यान रखना, मैं पूरे कोर्स के अंदर बार बार नहीं बोलूंगा, जब भी आप कॉस्टिंग का कोई भी पेपर करने जा रहे हो, या मैं यूं कहूं जब भी आप कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है आपको उस क्वेश्चन को आपको पढ़ने में कितना सही दिमाग से आप पढ़ रहे हो, या मैं कहूं कि कितना कंसंट्रेशन के साथ आप उसको पढ़ रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप लोग इजीली उस क्वेश्चन को क्लियरली कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपका गलती हो रही है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि 90% श्योरिटी है कि वो गलती आपकी इस कारण से हुई क्योंकि आपने पेपर को ढंग से नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलो। इट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 30% एंड इट्स फिक्स कॉस्ट आर 15 लाख। क्वेश्चन कहता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका 30% है। ध्यान से सुनना, 85 लाख की सेल, 30% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन,
एंड 15 लाख की फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज द टारगेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या रहेगा वो आपको बताना है, ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से सुनने जैसा है क्या इसमें। पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बता रहा हूँ आपको। इंटर में मार्जिनल कॉस्टिंग आप पढ़ के आए होंगे, सर आपने लेक्चर 1 में कहा था आप ये मान के चलोगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कहा बिल्कुल यही मान के चलूंगा, ध्यान से सुनना। मार्जिनल कॉस्टिंग करके एक टॉपिक होता है, वो ये कहता है कि हमारे पास ये सेल्स है, इस सेल्स में से हमारी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि वेरिएबल नेचर में होते हैं, दैट मींस जो कि यूनिट्स में चेंज होने से चेंज हो जाते हैं। जैसे ही आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हो तो एक फिगर आता है जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसमें से आपको फिक्स कॉस्ट लेस करना होता है तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। कुछ इस प्रकार से ये वर्किंग होती है। इन शॉर्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट से आपके पास आता है प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर है? आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा 2 लेक्चर के बाद, जब हम लोग बीईपी एनालिसिस वाला चैप्टर कर रहे होंगे तब। वैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कंट्रीब्यूशन में जब आप सेल्स का डिवाइड लगाते हो तो आपके पास आता है पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। यहां पर क्वेश्चन ने कहा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30%। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है, इसका मतलब ये हो गया कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 30%। आपके पास सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया है विच इज 85 लाख। तो अगर आप 85 लाख को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 30% से तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 85 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट मींस ये कितना आ जाएगा? 25,50,000। अब 25,50,000 आपके पास लाख में लिखे जाएगा 25.5 लाख। इसमें से आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है 15 लाख, तो इसमें से अगर आपने 15 लाख की फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास बच जाएगा 10.5 लाख का प्रॉफिट। तो चेक कर लो, आंसर मैच। डन क्या सर? आइए फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर देते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। वैसे एग्जाम लेवल पर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए आपको, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ रिवीजन लिखा है 0। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 1। सबसे पहले आपके पास कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आ जाएगा सेल्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आ जाएगा 85 लाख की आपकी सेल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, तो आएगा 25,50,000। और अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज 25.5 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15,50,000 का प्रॉफिट। और यही क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, इस तरीके के सम आ सकते हैं क्या? भैया इंटर वाले ही नहीं आते, इंटर के एग्जाम में नहीं पूछा जाता इस तरीके के सम, तो फाइनल में पूछने का तो सवाल होता ही नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आप लोगों को मैं शुरुआती कुछ लेक्चर्स में बार बार याद दिलाऊंगा, बाद में याद नहीं दिलाऊंगा कि आप लोगों को ये जो टेबल है इस टेबल को आपको फिलअप करना है। लेक्चर नंबर 3, टाइम स्टैम्प रहेगा 1 आवर 14 मिनट्स। कॉपी का पेज नंबर जो भी आपका आ रहा है 3 या 4। अगेन नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड 0। नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड लिखना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को कितनी बार रिवाइज करना है करके। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब जब मैं जो जो चीज बोलता जा रहा हूं उसको आप लिखते हुए चलेंगे। नंबर ऑफ रिवीजन कितने चाहिए वो आप लोग मेंशन करते हुए चलेंगे, तभी आपकी चीज हो पाएगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
estimate that 40,000 new mixture could be sold annually at a price of ₹6,000 each. क्वेश्चन कहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का है, वो एस्टिमेट करता है कि हम लोग टोटल 40,000 न्यू मिक्सर जो है वो हम लोग पूरे साल में बेचेंगे और सेलिंग प्राइस रहेगी 6,000. टू डिजाइन, डेवलप एंड प्रोड्यूस दीज न्यू मिक्सर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज, कितना हो गया भैया, कितने जीरो हुए भाई साहब, जीरो देख करके तो ये लगता है 40 करोड़ हो रहे हैं. बहुत बढ़िया सर. वुड बी रिक्वायर्ड, द कंपनी डिजायर 15% ROI, कंपनी 15% का ROI चाहती है. व्हाट शुड बी टारगेट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस वन मिक्सचर, एक मिक्सचर को बनाने में कितने तरीके का, मतलब क्या टारगेट कॉस्ट आएगी. इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं. तो एमसीक्यू में इस तरीके का सम पूछ लिया जाता है, बाकी इसका कोई भी रिवाइज जैसा करने का जैसा कुछ है नहीं. क्यों, आपके पास देखो, आपको पता है टारगेट कॉस्ट पूछा है. टारगेट कॉस्ट का मतलब होगा टारगेट सेलिंग प्राइस में से आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लेस कर दो. तो टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 6,000. अब क्योंकि 6,000 आपने पर यूनिट में लिया है तो प्रॉफिट भी आपका पर यूनिट में आना चाहिए. अब पर यूनिट में कितना आएगा सर, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उस पर आप 15% की ROI चाहते हो. तो 40 करोड़ का 15% दैट मींस 6 करोड़, 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट चाहते हो. और कितनी यूनिट से चाहते हो सर, टोटल 40,000 यूनिट से. तो 6 करोड़ डिवाइड बाय 40,000, तो 6 करोड़ में जब आप 40,000 का डिवाइड लगाओगे, 6 करोड़ का मतलब होता है भैया 600 लाख, डिवाइड बाय 40,000 करोगे तो आएगा 1500. दैट मींस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट हो जाएगा 1500. 6,000 में से 1500 को लेस करोगे तो आएगा 4,500. चेक कर लो, आंसर मैच है. डन क्या सर, आ जाइए. तो फिर हम लोग लिखेंगे भी तो सही ना इसको, मतलब मैंने तो रफली करा दिया लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे भी. क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहां पर आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं. टारगेट कॉस्ट पर मिक्सचर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट. अब प्रॉफिट पर यूनिट मेरे पास नहीं है तो मेरे को प्रॉफिट पर यूनिट निकालना पड़ेगा. तो प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आएगा सर, हम हमारा इन्वेस्टमेंट लेंगे, इन्वेस्टमेंट को ROI से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्योंकि हमें पर यूनिट चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को ROI से मल्टीप्लाई करने से पूरे साल भर का प्रॉफिट आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे पर यूनिट चाहिए तो डिवाइडेड बाय आप यूनिट्स कर देंगे. तो ये आ जाएगा आपका 40 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 15% का ROI यू आर एक्सपेक्टिंग डिवाइडेड बाय 40,000 मिक्सर. तो ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट पर मिक्सर. तो ये हो गया आपके लिए ₹1,500. तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू ₹6,000 माइनस ₹1,500 इज इक्वल टू ₹4,500. कुछ खास समझाने जैसा इस क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए मैंने अपफ्रंट सीधा कैलकुलेशन पर गया और मैंने आपको सीधी कैलकुलेशन समझा दी. मतलब कुछ खास ऐसी कुछ ट्रिकीनेस नहीं थी इस क्वेश्चन में जो मुझे आपको अलग से समझाने की जरूरत पड़े. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 2 डन है सर, आगे बढ़ो. इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 3 पर जाकर के आपको छोटू सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा. यहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को सीखने के पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा. ऑल्दो ये इंटर में आपने देखा होगा, बट सिंस आई हैव कमिटेड टू यू कि भैया मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये मानते हुए कि आपने इंटर में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप लोग जिनको लगता है कि भैया मेरे को तो ऑलरेडी आता है, तो भैया आप लोग स्पीड अप करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे हर लेवल के बच्चे को कैटर करना है. लेक्चर नंबर 3, टाइम स्टैम्प 1 hour 19 minutes
कॉपी नंबर जो भी आपका 4 या 5 जो भी आ रहा है। नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड, आप इसको नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रिवीजन की जरूरत क्वेश्चन कैसा है, नहीं है, 0, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बीपी एनालिसिस में इतने कर जाएंगे कि आप लोगों को इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड 0। क्वेश्चन नंबर 3, टी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल ए प्रोडक्ट। टी लिमिटेड करके कोई कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है एक प्रोडक्ट को। द कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन 2022। आपके 2022 के अंदर जो कंपनी है वो नीचे कुछ रेवेन्यू और कॉस्ट दे रखे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रही है। क्या रेवेन्यू के लिए ₹2,40,000, कैसे, टोटल 400 सेट सोल्ड और 600 रुपीज की रेट, दैट मीन्स 400 यूनिट्स हो गई और 600 आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, तो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 1,60,000, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 50,000। व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स मस्ट टी लिमिटेड हैज टू अर्न a target net income of 63,000 if they have a target rate of 30%, target tax rate of 30%। अगर वो 30% का टैक्स रेट एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यार इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बीपी एनालिसिस के अंदर शिफ्ट कर दूं, क्योंकि बीपी एनालिसिस के अंदर मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं इसको वहीं पे शिफ्ट कर दूं, क्योंकि मैं अभी इसको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर मैं वहां पर भी वापस से समझाऊंगा, तो बेटर है कि मैं आपको वहीं पे समझा दूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर शायद आई थिंक मे बी हो सकता है कि इस तरीके का सब मैंने ऑलरेडी दे रखा हो, नहीं दे रखा होगा तो वैसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। शायद प्राइसिंग में है इसका क्वेश्चन। हाँ, मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं करा ही देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं बहुत अच्छे से। क्या दिया हुआ है पहले मैं वो समझ लेते हैं। आपको रेवेन्यू दे रखा है 2,40,000 का, वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000 की, फिक्स कॉस्ट 50,000 की। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स मस्ट टी लिमिटेड हैज टू अर्न ए टारगेट नेट इनकम ऑफ 63,000 इफ दे हैव ए टारगेट नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब भैया जेब में 63,000 लेकर के जाना है, मतलब सब कुछ पेमेंट कर करा के। ध्यान से सुनना, देखिएगा क्या है। मैं सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको गिवन डेटा लिख लेता हूं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको सेल्स क्वांटिटी दे रखी है। क्वांटिटी कितनी है, 600 है, 400 है, 400। और सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹600। आपको टोटल रेवेन्यू आ जाएगा या टोटल सेल्स आ जाएगी, आ जाएगी, क्या दी हुई है, ₹2,40,000 का। वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है ₹1,60,000 की। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है ₹50,000 की। और डिजायर्ड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब आफ्टर टैक्स चाहिए, ₹63,000। और टैक्स रेट आपको दी हुई है और वो है आपको 30%। सर आपने ये गिवन डेटा इतना लिखा, अगर हम इतना एग्जाम में लिखने बैठ जाएंगे तो हमारे को 1 या 2 मिनट लग जाएगी, क्या हमें गिवन डेटा लिखना चाहिए? आंसर है नो। इस वाले पर्टिकुलर इस तरीके के क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीधा क्वेश्चन पेपर में आपके हाथ में रहेगा, आपको डायरेक्टली वहां से दिख रहा होगा। ये बस मैंने इसलिए कि मुझे वापस से क्वेश्चन पेपर को देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने ये चीज ली है। ध्यान से सुनना,
क्वेश्चन ये जानना चाहता है, आप ध्यान से देखिएगा, आपने कुछ अमाउंट सेल करा, इस सेल में से आप अपनी कॉस्ट लेस करोगे तो बचेगा आपके पास प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से आप कुछ सरकार को टैक्स के नाम पर दे दोगे, जो बचेगा वो आपकी नेट इनकम होगी कि नहीं होगी? जो आपके पास बचेगा वही आपकी नेट इनकम होगी ना। मतलब सेल्स में से कॉस्ट लेस करोगे तो आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट में से आप कुछ पैसा सरकार को दे दोगे टैक्स के रूप में, तो जो बचेगा वही आपका नेट इनकम होगा कि नहीं होगा? आंसर है यस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग, अब मेरे को यहां पे बात करो, सेल्स में से अगर मैं बात करूं, कुछ भी नहीं लिखना है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, अभी आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सेल्स में से आप लेस करोगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट, करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर, क्योंकि टोटल कॉस्ट मतलब दोनों कॉस्ट। इससे आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन में से आप लेस करोगे अपना फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पर आपको देना पड़ेगा टैक्स, तो जो नेट बचेगा वो बचेगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या मैं यूं कहूं नेट इनकम जो आप घर लेकर के जाने वाले हो, नेट इनकम जो आप घर लेकर के जाने वाले हो। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बेसिकली है डिजायर्ड प्रॉफिट का, या मैं यूं कहूं डिजायर्ड सेल्स का, जो कि इंटर में भरपूर मात्रा में आप लोग करके आए हो, लेकिन क्योंकि मैंने कमिटमेंट करी है कि मैं ये मान के चलूंगा कि आपने नहीं किया, तो अब ध्यान से सुनना। कंपनी कहती है, क्वेश्चन कहता है कि हमें 63,000 का नेट इनकम चाहिए आफ्टर टैक्स। मुझे एक चीज बताओ, टैक्स कितना है सर? 30%। तो इसका मतलब अगर मेरा प्रॉफिट 100 हुआ तो 30 मेरा टैक्स में गया, तो नेट कितना बचा सर? 70। नेट मेरे पास बचा 70। कितना बचा दोस्तों? 70। तो अगर मेरे पास ये 70 के बराबर है तो मेरा 30 के बराबर कितना होगा सर? 63,000 अगर आपका 70 के बराबर है तो 30 के बराबर हो जाएगा आपका 63,000 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 27,000 हो जाएगा मेरा टैक्स। और 27,000 अगर आपका टैक्स होगा तो मुझे एक चीज बताओ, आपके 63,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 27,000 का टैक्स देने के बाद, तो 27,000 का टैक्स देने के बाद में 63 बच रहा है, तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा सर? टोटल प्रॉफिट रहा होगा 90,000। कितना रहा होगा दोस्तों? 90,000। अब मुझे एक चीज बताओ, 90,000 है, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है क्या? यस सर, फिक्स कॉस्ट आपने निकाली है, 50,000 दे रखी है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करने के बाद में प्रॉफिट आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करने के बाद में प्रॉफिट आता है, तो आपने कितना लेस करने के बाद में 90 बच रहा है। मतलब आपको यहां पर अगर मैं बात करूं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट आपको पता है, ये अगर उधर जाएगा तो क्या होगा सर? प्लस, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगा क्या? तो कंट्रीब्यूशन हो गया 1,40,000, कंट्रीब्यूशन हो गया 1,40,000। अब पॉइंट आता है सर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? बच्चा जल्दबाजी में गलती से यहां पर लिख देता है कि सर क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000, तो 1,60,000 ऐड कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, आप देखोगे अगर 1,60,000 आप ऐड करोगे तो आपकी सेल 2,40,000 पर है, ये 2,40,000 पर है, जबकि ये आपके लिए यहां पर अगर आप ऐड कर दोगे 1,60,000 को तो सेल्स हो जाएगी 3 लाख की। इसका मतलब क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, इसीलिए डिजायर्ड सेल्स का एक कॉन्सेप्ट आता है, और वो डिजायर्ड सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि सेल जो है ये भी आपकी क्वांटिटी के कारण से चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये आती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होगा तो ये आएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। मुझे नहीं पता कि कितनी यूनिट है,
मुझे नहीं पता कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। नहीं सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता है। कैसे पता है दोस्तों, ध्यान से देखो आप, यहां इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सेल्स क्वांटिटी है 400 की क्वांटिटी पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगता है 160 का, 1,60,000 का। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 400 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट, और 600 की सेलिंग प्राइस है, 400 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? एक तरीका तो है मेरे पास ये, लेकिन कौन इतने पचड़े में पड़ेगा जब मेरे पास टोटल सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो मैं कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में निकाल दूंगा ना, मैं कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में निकाल दूंगा, दैट मींस पीवी रेशियो के नाम पर निकाल दूंगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, मैं दो अलग अलग तरीके से समझाऊंगा आपको, आपको दोनों को ही कॉपी नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको सेलिंग प्राइस आपको पता है कितनी है सर, सेलिंग प्राइस है आपकी 400 है, 600 है, 600 है। अगर सेलिंग प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पता लगा लो तो कैसे आएगा सर, वेरिएबल कॉस्ट टोटल दे रखा है 1,60,000, टोटल यूनिट है 400, तो इसका मतलब पर यूनिट हो जाएगा 400, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 200 रुपीज। आपको यहां पर पूरी रिवर्स कैलकुलेशन जो आपने करी उसके हिसाब से आपको पता चल रहा है कि 1,40,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास ये रहा। तो आपको पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जब आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, और टोटल कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि कितना आसान से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 1,40,000, तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसा कह दूं क्या कि 1,40,000 का कंट्रीब्यूशन है, एक यूनिट पर 200 रुपए, तो टोटल यूनिट हो जाएगी 700, टोटल यूनिट हो जाएगी 700। अब आपको क्वेश्चन ने पूछा था क्या, क्वेश्चन ने आपसे पूछा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भैया आप अमाउंट ऑफ सेल्स बताओ, तो आपने यूनिट्स निकाल ली, सेलिंग प्राइस 600 आपके पास है, तो आ जाएगा 4,20,000 आपका रिक्वायर्ड सेल। डन क्या सर? नहीं सर, आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से हो सकता था उसको टफ बना दिया। मैंने कहा बिल्कुल मुझे पता है। अब ध्यान से सुनना, इसको आसानी से भी कर देते हैं। मैं इसको इस क्वेश्चन को यहां पर इसीलिए नहीं कराना चाह रहा था क्योंकि मैं आपको इसको ब्रेक इवन में बड़ा डिटेल में कराने वाला हूं, तो जब ब्रेक इवन में डिटेल में कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा ही। सेल्स आपको दिया हुआ है 1,60,000 का, नहीं 2,40,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है 160 का, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 80,000 का। आपको पता है पीवी रेशियो कैसे आता है, मैंने बताया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, दैट मींस 1/3 बोल दूं या 33.33% बोल दूं, 33.33% बोल सकता हूं। तो आपको पता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। इन शॉर्ट आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू होता है पीवी रेशियो। आपके पास अगर ये कंट्रीब्यूशन आ जाए तो आप सेल्स निकाल सकते हो क्या? यस सर, इसको हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स। आप मुझे सोच के बताओ, यहां आपने कंट्रीब्यूशन लिखा 80,000, आप इस 80,000 में अगर 33.33% का डिवाइड लगाओगे तो 2,40,000 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। मतलब आपको ये बोल दिया जाए कि 2,40,000 आपको नहीं पता कि यहाँ पे 240 है, बट आपको 80,000 और 33.33% दे रखा है, तो आप सेल्स निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आपको ये कंट्रीब्यूशन पता हो, पीवी रेशियो अभी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आप सेल्स पर जा सकते हो। पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन कैसे आता है सर, कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूले हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन आ सकता है, और आपका फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है। चाहो तो चेक करा दें, चाहो तो चेक कर लें। अगर मेरी 1 लाख की आपकी कॉस्ट सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 40,000 की, तो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 60,000। मेरी फिक्स कॉस्ट हुई सपोज से 20,000 की, तो मेरा प्रॉफिट होगा 40 का। अब मुझे ये बताइए, 1 लाख में से 40,000 लेस करूंगा तो भी 60,000 आएगा, और 20,000 और 40,000 को ऐड कर दूंगा तो भी 60,000 आएगा।
तो इन शॉर्ट कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला नंबर 1 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला नंबर 2 फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब पॉइंट आता है यहां पर प्रॉफिट कौन सा, तो प्रॉफिट कौन सा यहां पर आपको लेना है इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना यहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, क्यों? क्योंकि हमें जो हम कमाएंगे उसमें से हमें टैक्स भी चुकाना है, तो हमें कमाना है जो हम टैक्स के लिए भी कमा सके। तो हमें ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि टैक्स को पे करने के लिए भी कमाना होगा। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्वेश्चन में पीवी रेशियो कैसे आएगा, 33.33% सॉल्व करके निकाल के दिखा दिया। मैं भी इसको पूरा फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है सर? फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है आपका 50,000। अभी कॉपी नहीं करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर? हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता सर? 63,000 में टैक्स का डिवाइड लगा करके आ सकता है। कैसे? आपने जब ये किया, आप इस तरीके से रिवर्स जा रहे थे, तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि 63,000 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 70 कैसे आया? 1 माइनस टैक्स रेट से आया। तो अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 1 माइनस टैक्स रेट का डिवाइड लगा दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और ये मुझे कमाना है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हो जाएगा 90,000, और इसमें आपको डिवाइड लगा देना अपना पीवी रेशियो का, दैट मींस 33.33% का। तो आपके पास डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी 140 डिवाइड बाय 3 तो आ जाएगा 4,20,000। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको 10% भी समझ में आया तो घबराने की बात नहीं है। हालांकि वैसे ये पूरा इंटर का कॉन्सेप्ट था, मेरे को लगता है कि मेरे को इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी चलो ठीक है, मैंने आपको ये कंसिडर कर लिया कि आपको पहले का नहीं आता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? 2,40,000 माइनस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 की, तो आ जाएगा आपके पास पीवी रेशियो 0.3333, या आप इसको बोल देंगे 33.33। डन, पीवी रेशियो डन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपको 63,000 नेट आपके पास घर में बचना चाहिए टैक्स देने के बाद। तो टैक्स आपने 30% दिया है, तो 1 रुपए में से 30 पैसे आपने टैक्स दे दिया, तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 90,000 टोटल आप कमाओगे, उसमें से 27,000 टैक्स दोगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000 आ जाएगा। और फिर यहां पे आप फॉर्मूला लिखेंगे डिजायर्ड सेल्स वैल्यू में चाहिए था, इसलिए पीवी रेशियो का डिवाइड लगाए। अगर आपको यूनिट में पूछता तो हम लोग क्या करते? हम लोग डिवाइड लगाते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। तो आ जाएगा 50,000 रुपीज का फिक्स कॉस्ट। सॉरी, पहले तो फॉर्मूला लिखूं। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है आपकी 50,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 33 या 0.3333। सॉल्व कर देंगे तो आपके पास फाइनल आउटकम आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू ₹4,20,000। इस पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज सीखने को मिली, और वो क्या? कि प्रॉफिट ऑलवेज बिफोर टैक्स लेना है। प्रॉफिट आपको क्या लेना है? बिफोर टैक्स लेना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं कि इस क्वेश्चन को शिफ्ट कर दो, शिफ्ट टू वीपी। मैं इस क्वेश्चन को बीपी वाले चैप्टर पे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि वहां पर मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, तो वहां पर इसको मैं डिटेल में कराने वाला हूं। डन सर।
क्वेश्चन नंबर 1 डन, 2 डन, 3 डन। समय अभी भी 20 मिनट शेष है। तो आइए दोस्तों, अगेन ना पहले क्वेश्चन को रिवाइज करना, ना दूसरे क्वेश्चन को रिवाइज करना, तीसरे क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसको आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए आप। आइए फोर्थ क्वेश्चन। टोटल 3 लेक्चर लगने वाले हैं हमको टारगेट कॉस्टिंग में, ठीक है ना। फोर्थ, वापस वंस अगेन लेक्चर नंबर 3। टाइम स्टैम्प आप लोग लिख देंगे। टाइम स्टैम्प हो रहा है 1 आवर 40 मिनट्स। कॉपी पेज नंबर जो भी आपका 5 और 6 आ रहा है। नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड 0। इसको कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹1000 पर यूनिट। बी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सेल करती है प्रोडक्ट को 1000 रुपीज पर यूनिट में। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इट्स कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस द प्राइस बाय 15%। क्वेश्चन कहता है आप अभी 1000 रुपए में बेच रहे हो, ड्यू टू कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के कारण से कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस बाय 15%। आपके जो कॉम्पिटिटर है वो 15% से अपनी प्राइस गिराना चाहते हैं। He wants to respond aggressively by cutting down its price by 20%। कहता है जब बात गिरने की होगी तो तुम हमसे ज्यादा ना गिर पाओगे। गिरने में हम महारत हासिल है। तुम गिरोगे 15%, हम गिरेंगे 20%। आजा भाई साहब, कौन जीतता है। तो क्या हुआ, कॉम्पिटिटर 15% से 15% से अपनी प्राइसेस को डिक्लाइन कर रहा है, दैट मींस रिड्यूस कर रहा है। आपने कहा हम आपसे भी ज्यादा गिरेंगे, तो आप हमसे ज्यादा गिरोगे तो इसका मतलब रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। सर 1000 में आप बेच रहे थे, 20% अब आप कट डाउन कर रहे हो, तो रिवाइज सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो 1000 माइनस 20%, दैट मींस 800 रुपीज हो जाएगी। एंड एक्सपेक्ट दैट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ 1,50,000 यूनिट्स पर एनम विल इंक्रीज टू 2 लाख यूनिट्स पर एनम। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रेजेंटली तो हम लोग 1,50,000 यूनिट बेच रहे हैं, आगे चल के हम लोग 2 लाख यूनिट बेचेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी कम हो गई है। B wants to earn 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल्स। B चाहता है कि हम लोग हमारे प्रॉफिट पर 10% का क्या कमाएं, 10% हम लोग अर्न करें प्रॉफिट ऑन सेल्स। व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। अब टारगेट कॉस्ट पर यूनिट बताओ तो भाई साहब 800 माइनस 10% का प्रॉफिट, अब बताओ यार 720 आएगा। अब ये क्वेश्चन तो मेरे को आपको कराना ही नहीं चाहिए, अगर मैंने कराया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ये तो इवन एमसीक्यू में भी नहीं आएगा। क्या किया सिंपली, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। 1000 की प्राइस थी, क्वेश्चन ने कहा कि आपके कॉम्पिटिटर 15% गिरे, हम 20% गिरेंगे। अब आपने अगर 20% से अपनी प्राइस गिराई तो आपकी रिवाइज सेलिंग प्राइस हो गई 800। क्वेश्चन कहता है कि 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो 800 का 10% 80 रुपीज का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर 720। तो टारगेट कॉस्ट हो जाएगी 720, दैट्स ऑल, काम खत्म। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क, मतलब आप इसको नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, बस केवल एक्सप्लेन करना है। मैंने यहां पे लिख दिया ओनली एक्सप्लेन, फिर आप इसको करने की इच्छा हो तो आप कर लेना, ठीक है साहब। एक बार भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिवाइज, लिख लेना 0 बार रिवाइज करेंगे। चलिए अभी भी हमारे पास 17 मिनट्स का समय है, तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बड़ा आसान सा लग रहा होगा ये चैप्टर, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन है न्यू स्टडी मटेरियल का। द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी लिमिटेड आर ₹53। ऑपरेशन कॉस्ट आपको दे रखी है एक प्रोडक्ट की जो कि एबीसी लिमिटेड बनाती है, वो है 53 रुपीज। प्रेजेंटली कंपनी प्रोड्यूस ओनली 600 यूनिट्स पर एनम टू सेल एट 55 रुपीज पर यूनिट ड्यू टू हार्ड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। 53 रुपए की खर्चा लगा रहे हो, 55 रुपीज में बेच रहे हो, ओनली 2 रुपए कमा रहे हो, 600 यूनिट बेच रहे हो, तो 600 यूनिट पर 2 रुपए कमा रहे हो, मतलब कि 1200 रुपए कमा रहे हो। बहुत गरीबी है भाई। बट विद एग्जिस्टिंग फैसिलिटी प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज टू 1000 यूनिट्स। प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स तक इंक्रीज किया जा सकता है। इफ एडिशनल प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, अगर एडिशनल जो बनाए वो बिक जाए तो। भाई साहब बनाएंगे और नहीं बिकेगा तो और ज्यादा गरीबी आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साहब हम बनाने की कैपेसिटी तो है हमारी 1000 यूनिट की,
बट अगर बिके तब ना। द कंपनी अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस टारगेट कॉस्टिंग। अब कंपनी उसके लिए क्या है, टारगेट कॉस्टिंग इंट्रोड्यूस करना चाहती है ऑन मार्केट रिसर्च, न्यू डिजाइन फॉर द प्रोडक्ट एंड चेंज इन द प्रोसेस सो दैट कॉस्ट आर बॉट डाउन सब्सटेंशियली, ताकि कॉस्ट सब्सटेंशियली गिर जाए, कम हो जाए, ताकि हमारा गरीबों का भला हो जाए, प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। एंड मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज, ताकि हमारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाए। द एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट क्या किया गया कि टारगेट सेलिंग प्राइस जो है वो हम लोग रखें 50। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा हो 10% सेल का, और टारगेट वॉल्यूम है हमारा 900 यूनिट्स का। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी सर, 50 का 10% का प्रॉफिट, दैट मीन 5 रुपए का प्रॉफिट करोगे तो 45 रुपीज की टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है 900, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 900 तो आ जाएगा 40,500। कंपेयर करो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को विद टारगेट प्रॉफिट से। एग्जिस्टिंगली हम 2 रुपए कमा रहे थे 600 यूनिट पर, तो 1200 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और यहां पर 4500 का प्रॉफिट कमा रहे हो। दो जी, कितना फर्जी क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं कितना फर्जी क्वेश्चन है। इसको भी आपको अगेन एक बार भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करा देता हूं, बाकी आप लोग इसमें समय खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉलम बना दूंगा एग्जिस्टिंग का, एक कॉलम बना दूंगा नेक्स्ट ईयर, एक कॉलम हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी सेल्स, इसमें से आप लेस कर देंगे अपनी कॉस्ट, तो आ जाएगा आपके पास अपना प्रॉफिट। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग के अंदर आपका आ रहा है सेल 55 एट द रेट 600, तो इसमें मैं लिख देता हूं एट द रेट 55 ऑब्लिक 50। यहां 55 ऑब्लिक 50 का मतलब है एग्जिस्टिंग में तो 55 है और नेक्स्ट ईयर में 50 है, तो 55 मल्टीप्लाई बाय आपकी क्या रेट है, कितनी यूनिट है सर 600, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 600 यूनिट, तो 33,000 रुपीज की सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैल्यू। यहां पर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट है आपके पास एट द रेट 53, तो 53 और बैलेंसिंग फिगर, सर 53 और बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा अभी बताऊंगा। तो यहां पर 53 मल्टीप्लाई बाय 600 करोगे तो आएगा 31,800, इसको लेस कर दिया तो आ जाएगा प्रॉफिट 1200। यहां आपके लिए नेक्स्ट ईयर 50 रुपए की सेलिंग प्राइस, 900 की क्वांटिटी, तो आएगा 45,000 का सेल्स वॉल्यूम। आपने यहां पर क्या किया, प्रॉफिट चाहिए आपको 45,000 का 10%, तो आएगा 4500 का। अब 4500 का है तो ये कितना हो जाएगा सर 40,500, और ये कैसे आया बैलेंसिंग फिगर, दैट मीन्स आप लोग बैलेंसिंग फिगर कैसे, सेल्स था 45, प्रॉफिट आया 4500, तो बैलेंसिंग फिगर से 40,500। क्वेश्चन ने पूछा पहला टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट 40,500 डिवाइडेड बाय 900 यूनिट्स, तो आ जाएगा आपके पास 45 रुपीज, या फिर आप चाहो तो 50 माइनस 10%, तो आ जाएगा 45। इस तरीके से दोनों तरीके से आप कर सकते हो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट को। एंड टारगेट कॉस्ट टोटल, तो टोटल टारगेट कॉस्ट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 40,500, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट मैंने निकाल दिया। टारगेट प्रॉफिट पूछा था कि भैया दोनों केस में टारगेट प्रॉफिट बताओ, तो भैया आपने टारगेट प्रॉफिट दोनों केस में कैलकुलेट कर दिया 1200 और 4500, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया साहब, इतना सा सम था। अब ये क्वेश्चन बताओ मेरे को आपको कराना चाहिए था क्या, बहुत लड्डू सा सम था। अगेन इसको भी आप लिख लीजिएगा, जीरो रिवीजन रिक्वायर्ड, इस वाले क्वेश्चन को भी जीरो रिवीजन, जीरो रिवीजन है, इसको भी आपको रिवाइज नहीं करना है, क्लियर है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए
अब हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन, लेकिन अगले क्वेश्चन में लगेगा समय। तो भैया 1 आवर 49 मिनट्स हो गए हैं और अगले क्वेश्चन को समझाने में मुझे लगेगा समय। और समय की घड़ी ये कहती है कि साहब अभी अगर आपने उस क्वेश्चन को लिया तो आप थोड़ा फास्टली ले सकते हो या फिर इसकी ड्यूरेशन लेक्चर की बढ़ जाएगी। तो भैया आज के पहले लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ज्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं। ये जो 10 मिनट्स पहले मैं लेक्चर फिनिश कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर को मैं 2 आवर्स 10 मिनट्स का ले जाऊंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। कोई लेक्चर अगर 2 आवर्स से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये कॉम्पनसेट किया जा रहा है। तो बहुत आसान से समझे, डन है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। और दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा था नहीं जिसमें कुछ आपको समझाने जैसा था। ओके गाइस।